अस्सलामु अलैकुम बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे बेटा हमारा डिस्कशन चल रहा था टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस का। क्विकली रिकैप करते हैं जो हमने अब तक पढ़ा इस हैंडआउट का और आगे चलते हैं। टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस का जब हमने तस्करा शुरू किया तो हमने ये देखा कि जिस तरह से अकाउंटिंग के अंदर हम हिसाब किताब बनाते थे किसी ईयर के रेफरेंस से, टैक्स के अंदर हिसाब किताब बनेगा टैक्स ईयर के रेफरेंस से। नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट होगा 1 जुलाई से एंड होगा 30 जून। 12 महीनों का साल होगा नॉर्मल टैक्स ईयर। स्टार्ट होगा 1 जुलाई से एंड होगा 30 जून तक। और नाम कैसे रखा जाएगा? जिस कैलेंडर ईयर के अंदर नॉर्मल टैक्स ईयर का एंड फॉल कर रहा होगा वही नाम से हम उसको पुकारेंगे, उसी नाम से हम उसको पुकारेंगे। यानी कि टैक्स ईयर एंडिंग इन 30 जून 2026 को किस नाम से पुकारेंगे? टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर 2026। फिर क्या किसी कंपनी के हिसाब किताब का साल 30 जून के अलावा एंड हो सकता है? हमने कहा हो सकता है। एनी इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30 जून इज ए स्पेशल टैक्स ईयर। उसको नाम कैसे देंगे, किस मुनासिबत से देंगे? हम ये देखेंगे कि उस स्पेशल टैक्स ईयर का एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है और उसी नॉर्मल टैक्स ईयर की मुनासिबत से स्पेशल टैक्स ईयर को भी हम पुकारना शुरू कर देंगे। ठीक है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, जब टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल टू स्पेशल या स्पेशल टू नॉर्मल चेंज होता है तो हमने देखा एक ऐसा छोटा सा पीरियड रह जाता है जो यतीम होता है। देखा था हमने कहा था उस यतीम पीरियड को हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और ये यतीम पीरियड कब से शुरू होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट फुल टैक्स ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट फुल टैक्स ईयर टिल द स्टार्ट ऑफ न्यू स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है, तो ये कहलाता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। चलो, और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का तायुन भी हम कैसे करते हैं? इसमें जिस तरह स्पेशल टैक्स ईयर का करते हैं हम ये देखते हैं कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। क्लियर है? चेंज का प्रोसीजर, टैक्स ईयर चेंज करने का प्रोसीजर, कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा, कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी। कमिश्नर में अप्रूव, कमिश्नर में रिजेक्ट। रिजेक्ट करेगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। पहले से गिवन अप्रूवल को विड्रॉ भी कर सकता है, अप्रूव कर सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ऐसा ही था। और कमिश्नर जिस डेट से नोटिफाई करेगा उस डेट से स्पेशल टैक्स ईयर इफेक्टिव हो जाएगा। देखा था हमने ये। और अगर कमिश्नर के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करें? हमने कहा कि सर रिव्यू एप्लीकेशन फाइल हो सकती है बोर्ड को, और बोर्ड का मतलब क्या होता है? चेयरमैन एफपीआर, चेयरमैन एफपीआर। क्लियर था? उसके बाद हम आ गए थे रेजिडेंशियल स्टेटस पर। रेजिडेंशियल स्टेटस पर, और हमने ये देखा था कि पर्सन इंडिविजुअल भी है, एओपी भी है, कंपनी भी है। हमें रेजिडेंशियल स्टेटस तीनों के हिसाब से देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने बात की थी इंडिविजुअल की। एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा? तो हमने ये देखा था कि सर रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान से है। इसका ताल्लुक नेशनैलिटी से नहीं है। हो सकता है कि कोई चाइनीज चपटा झुट्टा रेजिडेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी नेशनल क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो, उसके पाकिस्तान में फिजिकल प्रेजेंस की डेज बहुत कम है। अच्छा सर कितने होने चाहिए फिजिकल प्रेजेंस के डेज? तो हमने कहा रेजिडेंट कहलाने के लिए 183 और मोर होने चाहिए, यानी 50% से ज्यादा। याद रहेगा? अगर किसी के 182 डेज है तो रेजिडेंट होगा, नॉन रेजिडेंट होगा? और किसी के 183 है तो, और 190 है तो रेजिडेंट। जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज जो हमने हैंडआउट किसके पास नहीं है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
पास करते जाओ। अच्छा भाई, और हम हैंडआउट का पेज नंबर 4 पढ़ रहे हैं। जीरो टू 182 नॉन रेजिडेंट, 183 और मोर डेज रेजिडेंट। अच्छा, एक थर्ड कंडीशन भी है, डी नहीं है, ये सी है बेसिकली, ए बी सी है ये। अच्छा, अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, और गवर्नमेंट ने उसको बाहर पोस्ट कर दिया है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने अपना सफीर, एम्बेसडर होते हैं ना, एम्बेसडर वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं ना, जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर सिफारत खाने के अंदर बैठे हुए होते हैं। अब पाकिस्तान ने अपना कोई एम्बेसडर भेज दिया है यूके में, तो वो जो एम्बेसडर गया है यूके में, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? बिल्कुल है। तो उसूल ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्टेड अब्रॉड मतलब कि उसे गवर्नमेंट ने जॉब की वजह से, जिम्मेदारी की वजह से पोस्ट किया है। फिर से रिपीट करो, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट के तहत गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी देकर उसे दूसरे मुल्क में पोस्ट किया। अब अगर वो साल के 365 दिन भी उस कंट्री में है और पाकिस्तान के अंदर फिजिकल प्रेजेंस का उसका 0 डेज है, वो तब भी पाकिस्तान में क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा। क्या बात समझ आती है? तो बड़ा सिंपल उसूल है, गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉई जिसको सैलरी गवर्नमेंट दे रही हो, गवर्नमेंट ने उसको किसी भी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए बाहर भेजा हो। ऐसा हो सकता है ना कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, नहीं होता? होता है। फॉरेन मिनिस्टर हो सकता है कि, अब फॉरेन मिनिस्टर का तो काम यही है ना, मुल्कों के दौरे करना। अब मिसाल के तौर पर पूरे साल में मुख्तलिफ ममालिक के उसने दौरे किए, और पूरे साल में जो दौरे किए वो ज्यादा थे, यानी कि उनके डेज बनते हैं 190। पाकिस्तान के अंदर दिन उसके गुजरे कम, कितने? 170, 175। तो क्या रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है? रेजिडेंट है। क्यों? क्योंकि सर क्राइटेरिया लिखा हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्टेड अब्रॉड। गवर्नमेंट का एम्प्लॉई जो पोस्ट कर दिया जाए अब्रॉड, कौन करेगा? गवर्नमेंट ही कर रही होगी ना। इन द टैक्स ईयर इज रेजिडेंट, वो रेजिडेंट कहलाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान। हमने कहा भले पाकिस्तान के अंदर उसका फिजिकल स्टे 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, 30 दिन का हो, इट डजंट मैटर। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट ने उसको पोस्ट किया है और गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रही है। इसका मतलब ये है कि वो रेजिडेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल स्टे रेजिडेंट है। क्या ये बात सबको समझ आती है? बिल्कुल आसान बात थी। यूके में भी टैक्स लग रहा है, ऐसा मैंने कुछ बोला? ऐसा मैंने ऐसे अभी कोई बात की कि उस पे यूके में भी टैक्स लगेगा? मैंने कोई बात की कि रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक टैक्स से है? ऐसा कोई बात हुई अभी टेंशन नहीं लेनी, वक्त के साथ साथ हम टेंशन देंगे तो आप लेंगे, ऐसे नहीं लेनी। खुद से लोगे तो क्या फायदा होगा? ठीक है, अभी तो पहले हम ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं रेजिडेंट है या नहीं है। रेजिडेंट होने से क्या होगा ये बात देखो। अच्छा, फिर हमने की पढ़ा था रूल टू काउंट डेज, रूल 14 पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? रूल टू काउंट डेज पढ़ा था हमने, और हमने रूल टू काउंट डेज में ये पढ़ा था, पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान विल बी काउंटेड एज अ होल डे। हमने कहा सर अगर किसी दिन के अंदर कोई इंडिविजुअल आधे घंटे के लिए भी पाकिस्तान में मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा? वो दिन उसका काउंटिंग में आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस के तायुन के लिए। ऐसा ही था। Part of the day that an individual is present in Pakistan will be counted as a whole day, including day of arrival in Pakistan, day of departure from Pakistan, holiday, leave, delay in receipt of supplies, lockout, strike, हर चीज के लिए जो भी दिन उसका एक्स्ट्रा लग गया। सर स्ट्राइक की वजह से उसकी फ्लाइट लेट हो गई, नहीं पहुंच सका, एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका, स्ट्राइक थी, गोलियां चल रही थी, ट्रांसपोर्ट नहीं थी, इस बेचारे का एक दिन ज्यादा इस वजह से लग गया, 182 से 183वां दिन इस वजह से हो गया, माफ कर दे बच्चे को। हमने कहा माफी नहीं,
रूल 14 इज वेरी क्लियर। क्या बात समझ आती है? सिर्फ एक केस में माफी है, सिर्फ एक केस में छूट है, अब उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट, अ डे इन पाकिस्तान सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान। हमने कहा वो दिन जो सोली गुजरे फॉर द रीजन ऑफ ट्रांजिट, हमने कहा वो काउंटिंग में नहीं आएगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसके दो मतलब निकलते हैं इसके। पहला मतलब ये निकलता है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, और मिसाल के तौर पर मेरी उम्रे की फ्लाइट है और मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ, इंशाल्लाह खुल गया वैसे तो उम्रा, और माशाल्लाह से फुल फ्लेज अब लोग जा भी रहे हैं, पैकेजेस भी निकल रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से इंशाल्लाह जल्द जाएंगे वापस से। तो फर्ज कर लो उम्रे के लिए रवाना होना है मैंने पाकिस्तान से जद्दा, और मैं फ्लाइट पकड़ लेता हूँ एमिरेट्स की या फ्लाई दुबई की, ठीक है। तो वो करते क्या है, वो दुबई के अंदर कुछ घंटों का स्टे होता है। बात समझ आती है? पहले फ्लाइट ले जाती है दुबई एयरपोर्ट के ऊपर स्टे होता है 5 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का। उसके बाद फिर कनेक्टिंग फ्लाइट चलती है दुबई से जद्दा। इसका मतलब कि मैंने दुबई में 6, 7, 8, 10 घंटे गुजार लिए, ठीक है। एक मतलब इसका ये निकलता है कि अब मिसाल के तौर पर अगर इसी तरह कोई बंदा पाकिस्तान आ रहा है, सॉरी किसी बंदे को दुबई जाना है यूएस से, एग्जाम्पल ले रहा हूं, और वो फ्लाइट पहले रुकी पाकिस्तान में 8 घंटे के लिए, एयरपोर्ट के ऊपर 8 घंटे का उसका स्टे था, और फिर एयरपोर्ट से ही वापस से फ्लाइट पर बैठ गया, और कहां के लिए? दुबई के लिए। तो हमने कहा फिर सर ये पाकिस्तान आया थोड़ी है बेचारा, ये तो पाकिस्तान में लैंड किया जरूर इसने, पाकिस्तान एयरपोर्ट पे 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे गुजारे जरूर, पार्ट ऑफ द डे गुजारा जरूर, लेकिन ये था सोली फॉर द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। क्या बात समझ आती है? एक ही मतलब निकलता है इसका, लेकिन मेरे हिसाब से ये मतलब बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है, ये मतलब बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है। कोई इसका ये मतलब निकाल सकता है, ठीक है, लेकिन होता क्या है, दरअसल होता क्या है, जब कभी भी मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मैं अभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं, अगर मैं उम्रे के लिए रवाना होऊंगा पाकिस्तान से दुबई एयरपोर्ट पर मैं लैंड करूंगा, दुबई एयरपोर्ट पे 6-7 घंटे गुजारूंगा और फिर कनेक्टिंग फ्लाइट के थ्रू जद्दा, तो बेसिकली इस केस में मेरे पास दुबई का वीजा नहीं होता, ठीक है, मेरे पास दुबई का वीजा नहीं होगा और मैं दुबई एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता, मैं बुर्ज खलीफा देखने नहीं जा सकता। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि क्या मेरे पासपोर्ट पर एम्बेसी का स्टैंप लगेगा? लगेगा ही नहीं। क्या मेरे पासपोर्ट पर दुबई का वीजा लगेगा? लगेगा ही नहीं। तो क्या ऑन डॉक्यूमेंटेशन, ऑन पेपर, क्या मैं कभी दुबई आया? मैं कभी दुबई आया ही नहीं। जब मैं ऑन डॉक्यूमेंटेशन, ऑन पेपर कभी दुबई आया ही नहीं, तो क्या उस दिन से रिलेटेड कोई फटा होगा? होगा ही नहीं। तो टेक्निकली स्पीकिंग, अगर मैं टेक्निकली देखूं तो वो दिन मेरा दुबई में तो गुजरा, लेकिन डॉक्यूमेंट के ऊपर तो कहीं है ही नहीं कि वो दिन मेरा दुबई में गुजरा। वो तो दिन मेरा वैसे ही ट्रेवल के अंदर है। मेरे पासपोर्ट के ऊपर ना दुबई का वीजा है, ना तो दुबई की इमिग्रेशन अथॉरिटीज का कोई स्टैंप कि मैं दुबई में आया हूं। ऐसा ही है। तो फिर इसका मतलब क्या है? अगर सर वो मतलब नहीं है और आप कह रहे हैं कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस हिसाब से, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका एक और मतलब भी निकलता है, निकाल सकते हैं। वो क्या निकाल सकते हैं? मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा जब ये कोविड-19 हुआ था, कोविड-19 की लहर चली थी, अचानक से सारी फ्लाइटें बंद हो गई थी। अब कितने लोग ऐसे थे जो एयरपोर्ट पे फंसे रह गए, ठीक है, मुल्क ने अचानक से फ्लाइटें बंद कर दी। अब यहाँ से आने वाली फ्लाइट जो है ना, वो मिसाल के तौर पर कोई पाकिस्तान में आ रहा था
अब वो पाकिस्तान में नहीं आ सक रहा, पाकिस्तान ने बोला भाई अब फ्लाई दुबई की कोई फ्लाइट पाकिस्तान में नहीं आएगी, या साउथ अफ्रीका से कोई फ्लाइट पाकिस्तान में नहीं आएगी। अभी भाई पाकिस्तान में नहीं आएगी, लेकिन साउथ अफ्रीका से वो उड़ चुका है और वो उड़ के दुबई एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है, कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार कर रहा है। अब वो दुबई के अंदर बैठा हुआ क्या करेगा? बोला हमें नहीं पता भाई, हम कोई भी प्लेन अब हमारी जमीन पे नहीं उतर सकता, कोविड के केसेस हो रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं। अच्छा भाई, तो अब वो क्या करेगा? अब जाहिर सी बात है कि वो वहां पे स्टे करेगा। बात समझ आती है? वो वहां पे स्टे करेगा, उसको कोई टेम्परेरी वीजा दिया जाएगा जिसके तहत वो स्टे करेगा। अब ये जो स्टे है ये लॉजिकली इसके एम्बिट में फॉल करना चाहिए है। इसी तरह कोविड-19 जब हुआ, कोरोना के केसेस के केस में कितने सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे फंस गए। वो पाकिस्तान थोड़ी आना चाहते थे, लेकिन उनकी फ्लाइट पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर, कराची एयरपोर्ट के ऊपर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर स्टे के लिए रुकी और आगे की डेस्टिनेशन किसी ने बंद कर दी। तो अब क्या हुआ? वो तो फंस गए, फिर उनको स्टे दिया होगा, स्टे कराया होगा किसी होटल में। बात आती समझ में? तो वो जो इनका स्टे है बेसिकली मेरी नजर में वो ट्रांजिट स्टे काउंट होगा जिसकी डेज की काउंटिंग रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए काउंटिंग में नहीं आई। क्या बात समझ आती है? तो हम क्या करें सर? आपने तो हमें दोनों बातें बता दी, लेकिन हम क्या करें? आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एग्जाम में जब भी ऐसी बात लिखी भी आएगी तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि ये दिन उसका गुजरा सोनली फॉर रीजन ऑफ ट्रांजिट। वो बोलेगा ये दिन गुजरा ट्रांजिट के लिए। जब वो बोलेगा ये दिन गुजरा ट्रांजिट के लिए, तो क्या तुमने काउंटिंग में लेना है? तुमने काउंटिंग में नहीं लेना। ठीक है, दोनों मतलब निकल सकते हैं, लेकिन टेक्निकली पहला वाला मतलब उसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है, क्योंकि वीजा आता है ना इमिग्रेशन की स्टैंप लगती है कनेक्टिंग फ्लाइट्स के केस में। मैंने कहा मतलब वो भी लिया जा सकता है, लेकिन उसकी कोई टेक्निकल सेंस उसका खास बनता नहीं है। क्या ये बातें दोनों क्लियर होती हैं आपको? दुबई का वो कुछ हमारे पासपोर्ट नहीं होता ना, दुबई का वीजा होता है ना दुबई की इमिग्रेशन की स्टैंप होती है। चाहिए व्हाट अबाउट मर्चेंट नेवी में होता है कि जब अगर कोई शिप एक पोर्ट पे रुकती है तो वो उसका काफी देर का स्टे होता है, तो उस केस में क्या होगा? फॉर एग्जांपल चाइना से तो फिर ठीक है, वो तो ऑन अकाउंट ऑफ जॉब वो उनका स्टे है, तो फिर वो रेजिडेंट कराएंगे। हाँ, मतलब उनके डेज पाकिस्तान में काउंट नहीं होंगे फिर। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, देखो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फिर तो रेजिडेंशियल इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये सारी बातें हो गई। तो क्या ख्याल है इसके बाद एक दो जरा सवाल देख लें हम। आ जाओ जरा पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पर आओ। सोली मतलब सिर्फ ट्रांजिट, सोली मतलब सिर्फ ओनली ऑन अकाउंट ऑफ सोली। श्योर भाई? तो पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर आओ। सीए फाइनल का ये सवाल है, उसके अंदर आपने बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना, उसमें आपने सिर्फ ये निकालना है कि ये जो मिस्टर नायरो है वो रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। मिस्टर नायरो रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। अब बेसिकली इस सवाल के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इस सवाल के अंदर क्या ये सारी बातें आपसे रेलिवेंट हैं? नहीं है। हमने कहा सर रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए सिर्फ क्या रेलिवेंट है? कब आया कब गया, कब आया कब गया, कब आया कब गया। तो क्या इसको रीड करके जरा अपने पास कागज के ऊपर दिन कैलकुलेट कर सकते हो? जरा जल्दी से करो, पहले खुद से करो फिर हम मिलके करेंगे। जी बेटा, ट्रांजिट का मतलब ट्रांजिशनल, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और कुछ वक्फे के लिए रुके हो, मकसद वहां रुकना नहीं है, ये मतलब ट्रांजिट का। ठीक है बेटा?
जल्दी से बेटा, ये क्वेश्चन 2B CA फाइनल का दिसंबर 2002, इसमें आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं मिस्टर नायरो का। क्या वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है टैक्स ईयर 2008 में, टैक्स ईयर 2020X8 में क्या वो रेजिडेंट है या नहीं है? इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए आपने फोकस करना है कि कितने नंबर ऑफ डेज पाकिस्तान में फिजिकली प्रेजेंट है। ये वाला सवाल आप लोग कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि क्या मिस्टर विलियम रेजिडेंट है या नहीं है। और रेजिडेंट है या नहीं है ये निकालने के लिए सिर्फ आपको दिन की काउंटिंग करनी है। किसने कर ली? कर ली? क्या आंसर आया? किसी का आंसर इससे मुख्तलिफ आया हो तो वो मुझे बताएगा। जिसके जो आंसर आते जाए मुझे बताते जाओ, मैं सारे मुख्तलिफ आंसर्स बोर्ड पे लिखूंगा, फिर मैं बताऊंगा सही कौन सा है। 181। बोलो भाई। वन 197। वन 186। जिस बच्चे का आंसर भी बोर्ड पर ना हो और उसका कोई अलग आंसर आया हो मुझे जरूर बताएं। तुम्हारा क्या आंसर है बेटा? 108। और कर रहे हो कैलकुलेट? सर अभी दिन पूरे नहीं हुए। अभी विलियम भाई स्टे कर रहे हैं, कयाम कर रहे हैं, अभी दिन पूरे हुए नहीं है। बोलो बेटा जल्दी। मतलब यार दिन की काउंटिंग हो रही है कि विलियम भाई को गोल में उठा के इधर उधर ले जा रहे हो? तुमने बता दिया नहीं बताया? 180। बोलो बेटा। 188। 185। चलो 187 तो मौजूद है ना बोर्ड पे। अलग अलग वैरायटी मार्केट में लेकर आओ तो फिर लिखूंगा मैं, ऐसे नहीं लिखूंगा। खवातीन के पोर्शन से कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं पता। कोई आंसर आ जाए। करा ही नहीं है किसी ने, क्या मसला है? या आप लोगों के आंसर इन्हीं में से कोई है? इन्हीं में से कोई है? सही। कितने लोगों ने कैलकुलेट ही नहीं किया? हाथ रेस करें। कैलकुलेट नहीं किया। बाकियों के आंसर इन्हीं में से हैं? कोई और वैरायटी है? करो करो। देखो मैंने आपको बोला था ना कि दिन गिने नहीं आएंगे तुम लोगों से। 184। अच्छा भाई लिख देते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना दिन गिनने के लिए दूंगा, बहुत से लोग अलग अलग दिन गिनेंगे। 156। और कोई? 213। 77।
देखो भाई, जब जगह खत्म हो रही है, ये लाइन तो खत्म हो गई है। 184 लिखा हुआ है ना, ये रहा। अलग वैरायटी है किसी की? है 221। अच्छा भाई, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वैरायटियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हमने सोचा है कि हम खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे इसके लिए। अच्छा, अब जरा गौर से देखेंगे, सब गौर से देखेंगे ताकि आज के बाद कभी गलती ना हो इंशाल्लाह। What is the tax status of Mr. Nairo for tax purpose in the tax year 2008? Mr. William De Niro signed a contract with PTV to assist in making a film on wildlife sanctuaries in Pakistan. Under the terms of the contract, Mr. Nairo was to stay in Pakistan for a period of 1 year and 3 months and 21 days. He landed in Pakistan on 29th August 2007. तो जिस दिन लैंड किया, क्या वो दिन काउंट होगा? तो हमने कहा सर लैंड हुआ 29 अगस्त 20x7। कब तक रहा? अच्छा, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिस्टर नायरो को ये बेनिफिट मिले। ये हमारे किसी काम के नहीं है, वो वैसे ही घर ले गए सारे बेनिफिट। Mr. Nairo was also responsible as a part of his deal to provide training to PTV staff abroad. इसने कहा PTV का स्टाफ जो अब्रॉड है उसको ट्रेनिंग देने के लिए बाहर भी जाएगा, ठीक है? And was responsible to finalize training courses in Italy and France. Boarding and lodging, finalization of traveling schedule is also his responsibility. हमारी बला से। PTV crew left for offshore training. पीटीवी क्रू के साथ वो ऑफशोर लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए निकल पड़ा, पाकिस्तान से निकल पड़ा। कब निकला? 15 दिसंबर 2007 को निकल पड़ा। जिस दिन निकला, क्या वो दिन काउंटिंग में आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब सर 29 अगस्त से 15 दिसंबर 2007, ये पहला, ये यूं समझ लो ये पहला ट्रिप था इसका पाकिस्तान में, सही है? अच्छा, अभी हम डेज काउंट करते हैं, पहले डेट्स लिख लेते हैं। अच्छा भाई, एंड द ट्रेनिंग स्टार्टेड ऑन 20 दिसंबर 2007। हमने कहा ट्रेनिंग कभी भी स्टार्ट करी हो, पाकिस्तान की हुदूद से बाहर निकल गया, अब जो चाहे करे, हमारी किसी काम का नहीं। मिस्टर नायरो रिटर्न्ड टू पाकिस्तान विद हिज क्रू ऑन 14 अप्रैल 2008। तो क्या 14 अप्रैल 2008 काउंट होगा? 14 अप्रैल 2008। फिर कब तक रहा? हमने कहा सर कब तक भी रहा इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बस हमारा ताल्लुक ये है क्या टैक्स ईयर के एंड तक रहा या नहीं रहा। टैक्स ईयर खत्म कब होता है? 30 जून। तो हम देखेंगे क्या 30 जून तक रहा? बिल्कुल रहा, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट तो लंबा था ना। और टैक्स ईयर का खत्म कहां आ गया? कट ऑफ किधर आ गया? ये टैक्स ईयर 2008 चल रहा है ना, 20x8, ठीक है? हम किसके, हम रेजिडेंशियल स्टेटस किस साल का निकाल रहे हैं? 20। तो हमारा काम ये है कि क्या 1 जुलाई 20x7 से 30 जून 20x8 तक कितने दिन हुए, इसके बाद क्या हुआ, ये इररेलेवेंट है हमारे लिए। रहा नहीं रहा, गया नहीं गया, जो भी किया इसने इररेलेवेंट है हमारे लिए। हमारे लिए रेलेवेंट कहां तक का था? 30 जून 2008, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि 30 जून 2008 का रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ। क्या 30 जून 2008 तक वो पाकिस्तान में था? हाँ था, बस। अब दिन काउंट करते हैं। अगस्त के कितने दिन होंगे? अच्छा, लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं? अगस्त के दिन होते हैं 31। उन्होंने उंगलियों के, उन्होंने सर ने सिखाया था उंगलियों के पीछे गिनो। अगस्त के दिन है 31। और ये गया कब है? 29। वो करते हैं 31 - 29 और 2 डेज। अगर आपने 31 - 29 कर दिया तो 29th वाला डे भी लेस हो जाएगा, जबकि 29th वाला डे काउंटिंग में लेना है, लेस नहीं करना।
तो इसका मतलब कि अगस्त के कितने दिन लेने हैं? 3 दिन लेने हैं, 29, 30, 31। अगस्त के 3 दिन, सितंबर के पूरे, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के, और यू श्योर 15? 16 कौन है भाई? पिटाई हो गई तुम लोगों। दिसंबर के 15, जरा गिनते हैं कितने हो गए? 30, 31, 30, 91, 91 प्लस 3, 94, 94 प्लस 15, 109। हमने कहा ये हुए सर 109। फिर आया 14 अप्रैल को। अप्रैल के दिन कितने? अप्रैल के दिन जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का महीना 30 तारीख का। तो बच्चों ने क्या किया होगा? 30 में से 14 लेस कर दिया। 30 में से 14 लेस नहीं होगा। 30 में से अगर तुमने 14 लेस किया तो +1 करना पड़ेगा। तो 30 में से 14 लेस हुआ, 16 आंसर आया। फिर 14 भी खत्म हो गया, 14 भी लेस हो गया, उसको ऐड करो। तो कितने दिन हुए अप्रैल के? 17। अप्रैल के 17, मई के कितने? 31, और जून के कितने? 30। गिनो। 30, 31, 61, 61 और 17, 61 और 17 कितने हुए? 78। तो हमने कहा सर 109 और 78, इन दोनों को जब आपने जमा किया, 109 और 78 को आपने जब जमा किया तो आंसर आया 187। यही राइट आंसर था। ये कितने बच्चों का आंसर आया था? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों का। ठीक है। हालांकि इसके अंदर दिन गिनने थे और कुछ भी नहीं करना था। क्या बात समझ आती है? ये गलतियां नहीं होनी चाहिए आइंदा। क्लियर है? चले आगे। और भी बहुत से सवालों में दिन गिनने होंगे, लेकिन वो आखिर में करेंगे हम सवाल। मैं एक सवाल हमने इसलिए कर लिया ताकि थोड़ा सा तुमको एहसास हो जाए कि दिन गिनना भी मुश्किल है, और ऐसा हो सकता है कि अगर हमारी काउंटिंग गलत हुई तो एग्जामिनर कहे कि तुम्हारे दिन भी गिने जा चुके हैं। क्या बोला? किसका वाला केस? लीप ईयर वाला केस। जिस साल का सवाल होगा, अगर वो लीप ईयर है तो लीप ईयर के हिसाब से कर देना, करना पड़ेगा। तो मेंशन करेगा ना फिर। तो क्यों मेंशन करेगा? अगर मिसाल के तौर पर टैक्स ईयर 2022 लिखा हुआ है, तुम्हारे पास टैक्स ईयर 2022 का सवाल आता है, लिख के दे रहा है टैक्स ईयर 2024, और अज्यूम करो टैक्स ईयर 2024 लीप ईयर है। देखो आमतौर पर या तो सवाल आएगा जिस साल तुम पेपर दे रहे हो, जो करंट टैक्स ईयर है, करंट टैक्स ईयर, तो तुम्हें पता होना चाहिए करंट टैक्स ईयर लीप ईयर है या नहीं है, पहली बात, सिंपल है। वरना वो सवाल देगा इस तरह से 20x8, 20x7। तो जब वो 20x8, 20x7 लिखता है तो फिर आपको लीप ईयर अज्यूम करने की जरूरत नहीं। ठीक है? क्लियर है? वरना अगर मिसाल के तौर पर मैं टैक्स ईयर 2024 के अंदर सांस ले रहा हूँ और वो टैक्स ईयर 2024 का रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है और वो लीप ईयर है, लीप ईयर, तो लीप ईयर की काउंटिंग लेंगे। सही है? लीप ईयर हमको देखना पड़ेगा, सवाल नहीं बताएगा। सवाल नहीं बताएगा। ठीक है? चलो, 2023 लीप ईयर पता नहीं मुझे, देख लो कैलेंडर के अंदर। चलो, तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हमने पढ़ लिया। क्लियर है बात? अच्छा, अब कंपनी का पढ़ेंगे और एओपी का पढ़ेंगे, कंपनी का पढ़ेंगे और एओपी का पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको बात बता दूं कि रेजिडेंशियल स्टेटस से हम करेंगे क्या। रेजिडेंशियल स्टेटस, मैंने कहा था ना, रेजिडेंशियल स्टेटस तुम्हारा कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। क्या एस्टेब्लिश करता है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो टैक्स वाले ने कहा कि भाई पहले तो आप ये बताओ कि आप रेजिडेंट हो या नहीं हो। आपने पूछा भाई रेजिडेंशियल स्टेटस का तयन कैसे होगा, कैसे डिसाइड करेंगे कि हम रेजिडेंट हैं या नहीं हैं। टैक्स वाले ने बोला दिन गिन लो। क्या गिन लो? दिन गिन लो। अगर तुम पाकिस्तान के अंदर 183 या उससे ज्यादा दिन मौजूद हो तो तुम रेजिडेंट हो, तुम हमारे दिल से करीब हो, तुम हमारे अपने हो, तुम हमारे प्यारे हो।
तुम इस वतन की मिट्टी के प्यारे हो, तुमने इस साल के ज्यादातर हिस्से में इस वतन की मिट्टी का नमक खाया है, इस वतन से फायदा उठाया है। तो हमने कहा जब तुमने साल के ज्यादातर हिस्से में इस वतन से फायदा उठाया है तो तुम हमारे दिल के करीब हो। और जो बंदा भी रेजिडेंट होगा उसकी वर्ल्ड ओवर इनकम पर टैक्स वो पाकिस्तान में देगा। क्या मतलब हुआ सर इसका? अभी आगे पढ़ेंगे, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं आपको। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मिस्टर ए रेजिडेंट है, मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने दिन गिन लिया और मैंने कहा मिस्टर ए क्या है, रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पसेस। इसका मतलब कि मिस्टर ए के 185 डेज होंगे, अज्यूम कर लो 185 डेज कहाँ हैं इसके, पाकिस्तान में। तो सर इसके 185 डेज पाकिस्तान में हैं और अब्रॉड कितने होंगे? 180 नहीं 180 भाई 180, ठीक है 180 डेज अब्रॉड। तो सर उसने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान सोर्स इनकम कमाई होगी, ऐसा ही है? पाकिस्तान सोर्स इनकम कमाई होगी। अभी पाकिस्तान सोर्स इनकम से मुराद कि वो इनकम जो पाकिस्तान में बैठ के कमाई है, आसानी के लिए, वरना ये कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम का कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है। जब आप सीए फाइनल में जाओगे तब ये अपनी पूरी आबोताब के साथ आएगा कि ये कितना टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी चूंकि हम बच्चे हैं, हमसे मुराद आप, तो हमने कहा पीएसआई का मतलब पाकिस्तान सोर्स इनकम, वो इनकम जो आपने कहाँ कमाई, पाकिस्तान में कमाई। और एक मैं इस्तेमाल करूंगा वर्ड एफएसआई, फॉरेन सोर्स इनकम, यानी वो इनकम जो बाहर कमाई। ये बंदा बाहर भी तो जा रहा था ना, कभी यूएस चक्कर लगा रहा है, कभी यूके चक्कर लगा रहा है, कभी दुबई जा रहा है। यूएस के अंदर इसका एक आध फ्लैट है, यूके के अंदर एक आध उबर चल रही है, दुबई के अंदर एक आध तेल का कुआं। तो हमने कहा सर इनकम तो वहां से भी आ रही है, क्या ख्याल है? बुर्ज खलीफा में एक आध छोटी सी शॉप है गुजर बसर के लिए। तो हमने कहा सर इनकम तो बाहर से भी आ रही है, फॉरेन सोर्स इनकम है। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, अज्यूम कर लो पाकिस्तान सोर्स इनकम है 30 लाख और फॉरेन सोर्स इनकम है 50 लाख। तो हमने कहा अगर ये रेजिडेंट है तो इस 30 लाख पर भी टैक्स पाकिस्तान में देगा और इस 50 लाख पर भी टैक्स कहां देगा, पाकिस्तान में देगा। A resident person will be taxable for his world over income. A resident person will be taxable for his world over income. हमने कहा भाई आप रेजिडेंट हो, आप हमारे दिल से करीब हो, आपने ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा है, ज्यादातर वक्त पूरे साल का पाकिस्तान का नमक खाया है। तो हमने कहा अब जब टैक्स देने की बारी आएगी तो हम आपसे पूरी वर्ल्ड ओवर इनकम पे टैक्स कहाँ लेंगे, पाकिस्तान में लेंगे। लेकिन इसकी चीख निकल जाएगी मिस्टर ए की। मिस्टर ए की चीख क्यों निकलेगी? मिस्टर ए की चीख इसलिए निकलेगी, वो बोलेगा भाई ये मैंने 50 लाख रुपए बाहर कमाए तो हैं, लेकिन बाहर दूसरे ममालिक ने मुझसे इस पे टैक्स तो ले लिया है, आप दोबारा लेंगे? आप क्या इतने जालिम हैं? तो टैक्स वाले कहेगा हम तो हैं ही जालिम, हम तो बदनाम हैं, हम तो लेंगे टैक्स आपसे माजरत के साथ। आपने बाहर दे दिया, कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ भी लेंगे। तो सर इससे क्या कोई बचने का तरीका है? ये तो जुल्म लग रहा है, ये तो ज्यादती लग रही है। हमने कहा जी बचने का तरीका है, आगे हम वही पढ़ेंगे, कैसे बचेंगे, कब बचेंगे, किस तरह बचेंगे। लेकिन अभी बताने का मकसद ये है कि रेजिडेंशियल स्टेटस को इस्टेब्लिश करने का मकसद क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस को इस्टेब्लिश करने का मकसद ये है कि जो भी बंदा रेजिडेंट है ही विल बी टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम इन पाकिस्तान। क्या बात समझ आती है? अभी ये समझ लो, उसके बाद आगे आ रहा है और बहुत कुछ तो हम समझेंगे। अच्छा, इसके बाद अब हम चलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी पर। किस पे चलेंगे?
तो सर बाहर के कंट्री जो वो डेटा अपना शेयर कर देंगी, बाहर की कंट्री अपना डेटा शेयर कर देगी। सवाल अच्छा है, बाद में करो मुझसे, थोड़ी देर बाद करो, सही है। बाहर मुल्कों में 50% वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बाहर मुल्कों में 50% वाला concept 50% मतलब डेज वाला, यानी आप कह रहे हो सर ये बंदा बाहर के भी तो मुल्क में रेजिडेंट हो सकता है? नहीं है समझी तो वहाँ रहना हो सकता है ना, हो सकता है बाहर ममालिक में क्राइटेरिया ये हो जिसने 180 दिन से ज्यादा गुजारे वो रेजिडेंट है, तुम्हें तो नहीं पता। तो हो सकता है वो यहाँ भी रेजिडेंट हो जाए, बाहर भी रेजिडेंट हो जाए, तो क्या होगा? इस सवाल को भी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो फिर सब सवालों के जवाब देता हूँ मैं इंशाल्लाह। अगर ऐसा कि यूके में है और यूके का रेजिडेंट पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में 107 दिन, पाकिस्तान से इनकम आएगी वो भी वहाँ पे टैक्स होगी। पाकिस्तान अगर रेजिडेंट नहीं है तो वर्ल्ड ओवर इनकम नहीं होगी। दोनों साइड पे मैं बताऊंगा ना दोनों साइड पे होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा वेट करो। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि अगर पाकिस्तान में हम उसको रेजिडेंट कह रहे हैं तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मतलब क्या है कि हम उसकी पूरी वर्ल्ड ओवर इनकम पर टैक्स पाकिस्तान में लेंगे। अब सवाल बहुत सारे आ जाते हैं दिमाग में, सर अगर यहाँ पर टैक्स ले लेंगे तो वहां भी टैक्स लग गया तो डबल टैक्स हो जाएगा। सर अगर वहां भी रेजिडेंट हो गया और उसने भी ऐसा ही बोल दिया कि वो वर्ल्ड ओवर इनकम के लिए टैक्सेबल है तो पाकिस्तान में भी वर्ल्ड ओवर इनकम पे टैक्स देंगे, बाहर भी वर्ल्ड ओवर इनकम पे टैक्स देंगे, हम तो सिर्फ टैक्स देने के अंदर ही पूरे पड़ जाएंगे। ऐसा ही है ना। हमने कहा सब सवालों के जवाब थोड़ी देर बाद मिलेंगे। ये बात ही मैंने इसलिए बताई ताकि आपको दिमाग एक्टिव रहे कि चीजें आने वाली हैं बहुत ज्यादा समझने वाली, ठीक है। लेकिन उस पर जाने से पहले, उस डिस्कशन पर जाने से पहले, हमें जिस तरह हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया देखा है, हमें कंपनी का भी देखना है और एओपी का भी देखना है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कंपनी, शर्मिंदा नहीं हुआ करो, परेशान ना हुआ करो कि लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कंपनी किसको कहते हैं। एक बंदे में हिम्मत है पास होने की तो उसने बता दिया। और कोई? बाकी सबको पता है कंपनी क्या होती है? यस गुड। मैं लेकिन दोबारा रिपीट कर देता हूं, कंपनी इज ऑल्सो अ मोड ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिविजुअल, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मुझे काम शुरू करना है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं खुद अपनी कोई शॉप खोल सकता हूं और अपना काम कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये जो बिजनेस होगा ये होगा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस, मेरा बिजनेस, मैं मालिक, मेरा पैसा, मेरी इक्विटी, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्लियर है? दूसरा मोड होता है पार्टनरशिप, एओपी, जिसको मैंने कहा था। मेरे पास 10 लाख हैं, बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे चाहिए 20 लाख। मैंने आपसे पूछा भाई आपके पास पैसे हैं? मैंने कहा सर बिल्कुल बिजनेस करना चाह रहा हूं। मैंने कहा चलो दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, पैसे लगाते हैं पार्टनरशिप के अंदर और एक बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है भाई, ए बी एंटरप्राइजेस के नाम से। मिस्टर ए के पास 10 लाख थे, मिस्टर बी के पास 10 लाख थे। 20 लाख से दोनों ने एक शॉप परचेज कर ली, चाय का ढाबा खोल लिया और ठीक ठाक कमाने लगे। ठीक है, तो अब जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो दोनों शेयर कर लेंगे। तो ये भी एक तरीका है बिजनेस करने का। क्या ख्याल है? एक पार्टनर सुबह दुकान संभालता है, एक पार्टनर रात को दुकान संभालता है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन कंपनी, जब आपको कुछ और बड़ा करना होता है, ठीक है, जब आपको कुछ और बड़ा करना होता है जिसमें मल्टीपल शेयर होल्डर्स होंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे। मिसाल के तौर पर कोई काम शुरू करने के लिए अब आपको चाहिए 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए नहीं है आपके पास। आपने कहा सर मैं दोस्तों को मिलाना चाहता हूं, पार्टनरशिप बना लूं। मैंने कहा पार्टनरशिप भी बना सकते हो, लेकिन क्या करो कंपनी बना लो। क्यों सर, कंपनी बनाने में क्या फायदा है? मैं कंपनी क्यों बनाऊं, मैं पार्टनरशिप क्यों ना बना लूं? हमने कहा ये भी एक डिबेट है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस पर हम बात करने के काबिल तब होंगे जब हमें ये पता लगेगा कि एओपी के ऊपर टैक्स लगता है किस रेट पे लगता है, कंपनी पे टैक्स लगता है किस रेट पे लगता है। तो फिर हम बात करेंगे कौन सा फीजिबल है, कौन सा स्ट्रक्चर फीजिबल है, कौन सा स्ट्रक्चर फीजिबल नहीं है, किसमें ज्यादा टैक्स लगता है किसमें कम टैक्स लगता है। ये सारी बातें हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप के थ्रू भी हो सकता है और वो कंपनी भी बना सकते हैं छोटी सी। अच्छा, कंपनी की ज्यादातर बातें आप पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर, जो आपका कैफ 7 का पेपर है। कंपनी के बारे में तफसील से बातें पढ़ेंगे कि कंपनी की इकसाम कितनी होती हैं, कंपनी क्या होती है, कैसे होती है।
प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, थोड़ा बहुत हम यहां भी पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कंपनी का स्ट्रक्चर जो होता है ना, कंपनी का स्ट्रक्चर वो जरा रेगुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? रेगुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। उस पर रूल्स रेगुलेशन काफी अप्लाई होते हैं। कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाता है, ठीक है, कंपनीज एक्ट उस पर अप्लाई हो जाता है। किस पे? कंपनीज के ऊपर। कंपनीज के ऊपर कवानीन ज्यादा लागू हो जाते हैं। तो जिस बिजनेस के ऊपर कवानीन ज्यादा लागू हो जाते हैं, लोग उसमें अपने आप को सेफ समझते हैं, अपने आप को सेफ समझते हैं कि हमारा पैसा सेफ है। हमने पार्टनरशिप खोली, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर हमारा पैसा लेके भाग गया, हम उसको कहां पकड़ते फिरेंगे, कहां केस करते फिरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। पार्टनर ने धोखा दे दिया तो लोग मेरे घर पे आके मेरा माल बेच के खा जाएंगे। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। कंपनी के अंदर लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि कंपनी क्या होती है, कि लायबिलिटी कैसे लिमिटेड होती है, क्या है क्या नहीं, सब कंपनी लॉ में पढ़ोगे। बस अभी जहन में ये रखना है कि कंपनी भी इज अ मोड ऑफ डूइंग बिजनेस। जिस तरह पार्टनरशिप है उस तरह कंपनी है, लेकिन कंपनी का स्ट्रक्चर रेगुलेटेड होता है। और कंपनी के अंदर शेयर्स होते हैं, हम कहते हैं कंपनी के शेयर्स। शेयर्स से क्या मुराद होती है? हमने कहा सर पार्टनरशिप में मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए चाहिए थे, तो आपने कहा 10 लाख एक पार्टनर ने दिए, 10 लाख एक पार्टनर ने दिए। आमतौर पर हम उसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। मिस्टर ए ने भी 10 लाख का कैपिटल दिया, मिस्टर बी ने भी 10 लाख का कैपिटल दिया, काम शुरू हो गया। कंपनी का स्ट्रक्चर जरा बड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का स्ट्रक्चर छोटा नहीं हो सकता। समझाने के लिए कह रहा हूं, कंपनी का स्ट्रक्चर आमतौर पर कंपनी इसलिए बनाई जाती है कि बड़ा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सर क्या छोटी कंपनी बनाई जा सकती है? क्या 3 लोगों की कंपनी बनाई जा सकती है? सर क्या एक बंदे की कंपनी बनाई जा सकती है? हमने कहा एक बंदे की भी कंपनी बनाई जा सकती है, उसको सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं, कंपनी लॉ में पढ़ोगे। लेकिन मैं समझाने के लिए वो मिसाल लूंगा जिससे समझ आए। तो कंपनी का स्ट्रक्चर बड़ा होता है जरा। अब आपने कहा सर मुझे कंपनी चलानी है और मुझे कंपनी खोलनी है, मैं कुछ बड़ा करना चाह रहा हूं, जिसके लिए मुझे चाहिए 100 मिलियन, 10 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, चाहिए। और जो भी मुझे पैसे देगा ना, मैं उसको शेयर होल्डर बना दूंगा। क्या बना दूंगा? शेयर होल्डर बना दूंगा। अच्छा भाई, क्या मतलब शेयर होल्डर बना देगा? हमने बोला सर मैं इस कंपनी के ना टुकड़े कर दूंगा, 10-10 रुपए के टुकड़े कर दूंगा। मैं मुझे अगर 10 करोड़ रुपए चाहिए ना, मुझे अगर 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं 10-10 रुपए के कितने टुकड़े कर सकता हूँ? इसके 1 करोड़ टुकड़े कर सकता हूँ। 1 करोड़ शेयर्स। अब जो मुझे 10 रुपए देगा मैं उसको 1 शेयर दे दूंगा। मैंने दोस्त को पटा लिया, सर 10 रुपए पकड़ लिए मैंने उससे, 1 शेयर दे दिया उसको। किसी को 10 दे दिए, किसी को 20 दे दिए। जिसके पास 1 लाख रुपए पड़े हुए थे उसको हमने 10,000 शेयर दे दिए। बोला आप रखो अपने पास। भाई ये क्या है, क्या दे रहे हो? ये शेयर्स हैं कंपनी के। तो मैं क्या करूं इससे? भाई कंपनी चलेगी, कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी बड़ी होगी, तो ये शेयर जो आज तुमने मुझसे 10 रुपए का लिया है, हो सकता है 1 साल बाद जब तुम इसको मार्केट में बेचने जाओ तो ये 12 रुपए का बिके। क्योंकि कंपनी क्या भी अर्न करेगी, फिर प्रॉफिट अर्न करेगी। आज मैंने मुख्तलिफ लोगों से लेकर इस कंपनी को तो फॉर्म कर लिया 10 करोड़ रुपीज से, लेकिन 10 करोड़ रुपीज को इन्वेस्ट करके फिर मैंने इससे बिजनेस शुरू किया और मुझे साल में प्रॉफिट हो गया 1 करोड़ रुपए का। तो 1 साल के बाद इस कंपनी की वर्थ कितनी हो जाएगी? 11 करोड़। फिर 1 साल गुजरा, 1 करोड़ का और प्रॉफिट हुआ, अब वर्थ कितनी हो गई? 12 करोड़। तो एक शेयर जो मैंने पहले 10 रुपए का बेचा था, 2 साल के बाद 1 करोड़ शेयर्स की नेट वर्थ है 12 करोड़। 1 करोड़ शेयर्स की नेट वर्थ कितनी हो गई? 12 करोड़। तो क्या ख्याल है, अब एक शेयर की वैल्यू 12 रुपए हो गई। अब जिस बंदे ने 2 साल पहले 10 रुपए का शेयर लिया था, अब वो बेचने जाएगा तो कितने का हो जाएगा? 12 रुपए का। 2 रुपए का गेन हो गया। बात आई समझ में? ये है कंपनी का स्ट्रक्चर। कंपनी आमतौर पर होती है लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी शेयर इशू करती है और जिस बंदे के जितने शेयर्स होते हैं उसकी उतनी लायबिलिटी होती है। जिस बंदे के जितने शेयर्स होते हैं उसकी उतनी लायबिलिटी होती है। अब इसकी मजीद डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन बस इतना समझ जाओ कि जिस तरह पार्टनरशिप में 2 पार्टनर हिस्सेदार होते हैं, कंपनी में जिसको तुम जितने शेयर्स दोगे वो उतने % का हिस्सेदार बन जाएगा। नाम भी आसान है ना, शेयर देने।
अब मैंने किसी को 10% शेयर दे दिए, मेरी कंपनी के, सुनो, मेरी कंपनी के हैं 10 शेयर। अब ये तो मैंने बहुत बड़ी मिसाल दे दी ना आपको, आओ जरा छोटी मिसाल पे आओ, बड़ी कंपनी से जरा छोटी कंपनी पे आओ। आमतौर पर घरेलू कंपनियां ज्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपने फैमिली बिजनेसेस में भी देखा होगा, फैमिली में भी देखा होगा, सर हमारे चाचा ने कंपनी बनाई, हमारे चाचा ने कंपनी बनाई एबीसी कंपनी के नाम से, एबीसी कंपनी के नाम से उन्होंने एक कंपनी बना दी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है वो कंपनी, क्या करती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा बेटा उस कंपनी में शेयर्स कितने हैं? सर उस कंपनी में 10 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 10 शेयर्स हैं बस। हाँ बस 10 शेयर्स हैं। तो 10 शेयर्स किस किस के पास हैं? 3 भाई हैं, 2 शेयर्स 3 भाई के पास हैं, 2 शेयर्स 2 शेयर्स 2 शेयर्स, ब्रदर 1 के पास, ब्रदर 2 के पास, ब्रदर 3 के पास, 6 शेयर्स हो गए। फिर इस भाई के 2 बेटे हैं, उनके पास 1 शेयर, 1 शेयर, या यूं कह लो कि इनके बच्चे हैं और इनके 4 बच्चे हैं, तो हमने कहा 4 सन्स के पास शेयर्स हो गए, ठीक है, सन 1 से सन 4 तक 1 शेयर ईच। तो 2 शेयर तीनों भाइयों के पास है और 1 शेयर भतीजों के पास है, बेटे भतीजों के पास है। ये घरेलू कंपनी बन गई। इसमें सारे शेयर होल्डर कौन है? घर के लोग हैं, सारे शेयर होल्डर घर के लोग हैं। एक बंदा डायरेक्टर मार्केटिंग बना बैठा है, एक बंदा डायरेक्टर सप्लाई चेन बना बैठा है, एक बंदा डायरेक्टर फाइनेंस बना बैठा है। घर के लोग ही डायरेक्टर है, घर के लोग ही शेयर होल्डर है, घर के लोग ही डायरेक्टर है। ऐसी घरेलू कंपनी को कहते हैं प्राइवेट कंपनी। क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी। इसके अंदर शेयर्स पब्लिक के पास नहीं होते, आम आवाम के पास नहीं होते, जान पहचान वालों के पास होते हैं, फैमिली मेंबर्स के पास होते हैं, लोगों को जिससे हम जानते हैं उसी को हम अपने बिजनेस का हिस्सेदार बनाते हैं। इससे आसानी होती है काफी। अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो जाता है तो अब क्या सीन है? अब पूरा बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा, उसके शेयर्स बिक जाएंगे, उसके शेयर्स उसके सक्सेसर्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। बात समझ आती है? तो हमने कहा ये है कंपनी। तो कंपनी कुड बी अ स्मॉल कंपनी, कंपनी कुड बी अ बिग कंपनी। अच्छा, अब लॉ के अंदर कंपनी की डेफिनेशन क्या है? एक तो डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन। तो कंपनीज एक्ट की क्या डेफिनेशन है मैंने तुम्हें बता दिया। कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी इज अ लीगल पर्सन, एक लीगल पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन तो नहीं है ना। ये मैं बोलूं यूनिलीवर कंपनी है तो क्या वो कोई बंदा है? नहीं सर, वो एक लीगल पर्सन है। क्या उस पे केस हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन वो लीगल, वो नेचुरल पर्सन नहीं है। तो आमतौर पर जब हम कंपनी को डिफाइन करते हैं तो कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट्स अ लीगल पर्सन। किसी लॉ के तहत फॉर्म होता है, किसी लॉ के तहत फॉर्म होता है, ठीक है। और मैंने आपको आम मिसाल दी कि कंपनीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं। अच्छा, लेकिन ये मैंने जितनी बातें की हैं ये है कंपनीज एक्ट की बातें, क्योंकि कंपनी बनती किस लॉ के तहत है? कंपनीज एक्ट के तहत बनती है। तो क्या अभी हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं? हमने कहा नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो सर क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कंपनी की वही डेफिनेशन है जो कंपनीज एक्ट के अंदर डेफिनेशन है? आंसर इज नो। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कंपनीज की डेफिनेशन अलग है, कंपनी की डेफिनेशन अलग है। डेफिनेशन सेपरेट, डेफिनेशन सेपरेट फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2000, इसकी डेफिनेशन अलग है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हम जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात करेंगे तो हम कंपनी किसको बोलेंगे? हम कंपनी उसको बोलेंगे जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन के हिसाब से कंपनी है। क्या बात समझ आती है? अच्छा, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब डेफिनेशन में कई ऐसी बातें लिखी हुई होंगी छोटी मोटी जो शायद आपको ऑन द फेस समझ ना आए, तो टेंशन नहीं लेनी। कौन सा तुमने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया जो तुमको कंपनी की सारी बातें समझ आ जाएंगी? जितना समझ आ जाए काफी है। लेकिन कोई ऐसी मुश्किल डेफिनेशन भी नहीं है, याद होनी चाहिए, पेपर में आ सकती है और आती है, पास में कभी आई होगी, मेरी नजरों से नहीं गुजरी लेकिन आ सकती है। अच्छा, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंपनी
की डेफिनेशन में बहुत सारी चीजों को कंपनी डिक्लेयर कर देगी, बोलेगी ये भी कंपनी है, ये भी कंपनी है, ये भी कंपनी है, ये भी कंपनी है, ये भी कंपनी है। तो सर ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन ऐसी यलगार क्यों मचा रही है कि तू भी कंपनी, तू भी कंपनी, ये भी कंपनी, ये भी कंपनी? हमने कहा इसलिए क्योंकि कंपनी का सेटअप मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, रेगुलेटेड सेटअप होता है, रेगुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, कावानीन की पासदारी करता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो जब स्ट्रक्चर बड़ा तो जिम्मेदारी भी बड़ी। तो चूंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने आगे जाकर कंपनी पर जिम्मेदारियां लगानी है, क्या लगानी है, जिम्मेदारियां लगानी है, तो हर वो लीगल पर्सन जो इनकम टैक्स की नजर में जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, वो उसे कंपनी की डेफिनेशन में डाल देगा, तू भी कंपनी, तू भी कंपनी, तू भी कंपनी, तू भी कंपनी। फिर आगे जाके देखेंगे सेक्शन में तो बोलेगा जो भी कंपनी है उसने टैक्स को विथहोल्ड करना है, तो बेसिकली उसने जिम्मेदारी लगानी है, इसलिए वो डेफिनेशन को ब्रॉड कर देता है, वसी कर देता है, बड़ा कर देता है। तो आओ हम देखते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से कंपनी की डेफिनेशन में क्या कुछ आता है। कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 12, शब्द कंपनी मीन्स का क्या मतलब कंपनी का अगर कोई खाका तुम्हारे जहन में है तो तुम उसको अभी निकाल बाहर करो, हम तुम्हें बताएंगे कंपनी क्या होती है। बात समझ आती है? कंपनी मीन्स, पहली कंपनी कौन सी है देखो, कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 12। पहली कंपनी की डेफिनेशन में लिस्ट में पहली कंपनी कौन सी है, कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2017। यानी कि डेफिनेशन कहती है कि जो भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी है वो तो हम भी मान रहे हैं कि क्या है, कंपनी है। तो सर इसने तो पहली लाइन में ही झगड़ा खत्म कर दिया। इसने बोला कि जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी है वो मेरे हिसाब से भी कंपनी है। ओहो सर फिर तो मसला ही खत्म हो गया। मसला तो शुरू उसके बाद से हो रहा है। तो सर फिर नीचे इतनी बड़ी लिस्ट दी हुई है वो क्या है? लॉ कहता है कि इनको भी हम कंपनी कह रहे हैं, हमने कह दिया ये कंपनी है तो ये कंपनी है, तुम्हें मानना पड़ेगा ये कंपनी है। आओ सर देख लेते हैं। कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2017, ठीक हो गई बात। तो जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी है वो तो कंपनी है ही है। अब चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, वो सारी कंपनी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से भी कंपनी है। पॉइंट नंबर 2, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ है कि कुछ कंपनीज कैसे फॉर्म हुई हैं, उनके लिए अलग से लॉ लाया गया, उनके लिए अलग से ऑर्डिनेंस लाया गया, उनके लिए अलग से कानून लाया गया और वो कंपनी फॉर्म हुई। जैसे एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। एग्जाम्पल, जब पीआईए बनी थी, पीआईए, उसके लिए आया था पीआईए ऑर्डिनेंस, एक नया कानून आया था और उस कानून के तहत क्या बनी थी, पीआईए बनी थी। ठीक है। इसी तरह जब पीएनएससी बनी थी, पीएनएससी भी कंपनी है ना, हुकूमत की कंपनी है ना, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, नाम सुना है किसी ने? जब ये पीएनएससी बनी थी ना तो इसके लिए भी लॉ आया था, पीएनएससी ऑर्डिनेंस। तो अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट के तहत नहीं बनी है, किसी और लॉ के तहत बनी है, लेकिन है वो भी कंपनी, तो वो भी हमारी डेफिनेशन में, कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये स्पेसिफिक लॉज के तहत बनी थी, और इसके अलावा जो बैंक्स बनते हैं ना, बैंक्स, जो बैंक्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं अंडर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। तो हमने कहा सर बैंक्स बन रहे हैं अंडर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, तो क्या वो भी कंपनी है? हाँ कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनीज फॉर्म होती हैं
अंडर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, ये सारे लॉज तुम लोग पढ़ोगे सीए फाइनल के कॉर्पोरेट लॉज के अंदर। अभी सिर्फ जहन में रख लो, ठीक है, कि कोई कंपनी इस लॉ के तहत भी फॉर्म, बैंक्स इन लॉ के तहत भी फॉर्म होते हैं, तो बैंक बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत भी फॉर्म होते हैं और कंपनीज एक्ट भी उस पर लागू हो रहा होता है। ठीक हो गई बात। पॉइंट नंबर 3, मुदारबा। मुदारबा, अब सर ये मुदारबा क्या होता है? हमने कहा तुझे ये नहीं पता अभी कंपनी क्या होती है, ढंग से तुझे ये नहीं पता, तो तुझे ये कैसे पता होगा मुदारबा क्या होता है? तो सर मुदारबा होता क्या है, कैसे पता लगेगा? हमने कहा मुदारबा क्या होता है ये भी तुम्हें पता लगेगा सीए फाइनल के कॉर्पोरेट लॉज में, जब तुम पढ़ोगे मुदारबा ऑर्डिनेंस। तो मुदारबा फॉर्म होता है अंडर मुदारबा ऑर्डिनेंस, बिल्कुल ठीक बात है, अंडर शरिया फॉर्म होता है, और ये भी बिल्कुल कंपनी की तरह होता है। सुनो, जितना बता सकता हूं जरूर बताऊंगा ताकि थोड़ा आपको समझ आ जाए, याद करने में आसानी हो। मुदारबा भी जिस तरह आम कंपनी होती है ना, मुदारबा भी उसी तरह की कंपनी होती है, लेकिन मुदारबा इस्लामिक मोड के तहत फॉर्म होता है। किसके तहत फॉर्म होता है? इस्लामिक मोड के तहत फॉर्म होता है। इसके शेयर्स नहीं कहलाते, आम तौर पर कंपनी के क्या कहलाते हैं? शेयर्स। मुदारबा के कहलाते हैं सर्टिफिकेट्स। मुदारबा सर्टिफिकेट्स कहलाते हैं, शेयर्स नहीं कहलाते। तो बस इतना याद रख लो कि अ कंपनी, ये भी एक तरह की कंपनी ही है, अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर इस्लामिक मोड फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये भी एक कंपनी ही है, लेकिन इस्लामिक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से फॉर्म होती है ताकि इन्वेस्टमेंट्स कर सके, फाइनेंसिंग कर सके। मुदारबा का काम क्या होता है? मुदारबा का काम होता है मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स करना, उससे रिटर्न अर्न करना, फिर अपने सर्टिफिकेट होल्डर्स को वो रिटर्न प्रोवाइड करना। बात समझ आती है? और अगर नहीं समझ आती तो बस इतना याद रख लो कि मुदारबा इज अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर इस्लामिक मोड, जिसका एक अलग से लॉ है जिसे हम क्या कहते हैं? मुदारबा ऑर्डिनेंस। अगली बात, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बड़ा आसान है, सबसे आसान मतलब इसी का है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की डेफिनेशन ये कह रही है कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरे मुल्क में फॉर्म हुई है, अगर कोई कंपनी किसी दूसरे मुल्क में फॉर्म हुई है और कंपनी के लॉ के तहत फॉर्म हुई है, देखो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कंपनीज का लॉ क्या है? कंपनीज एक्ट 2017। तो क्या इस तरह यूके के अंदर भी कोई कंपनीज एक्ट होगा? मिसाल के तौर पर यूके कंपनीज एक्ट है। तो ये डेफिनेशन कह रही है कि अगर कोई कंपनी यूके के कंपनीज एक्ट के तहत फॉर्म हुई है तो भी वो हमारी नजर में है कंपनी, तो भी वो हमारी नजर में है कंपनी। कोई टेक्निकल बात है ये? कोई मुश्किल बात है ये? बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, ये ऐसा ही है, मैं समझाने के लिए कहता हूँ, ये ऐसा ही है। तो मिसाल के तौर पर आप रास्ते में जा रहे थे, आपको एक बिल्ली नजर आई, आपने कहा ये बिल्ली है। अच्छा भाई, फिर आपने कहा यार एक बिल्ली ऐसी भी है जो मिस्टर डेविड के पास है, वो यूके में रहते हैं। तो हमने कहा सर वो भी हमारी नजर में तो बिल्ली ही है। अब वो अगर मिस्टर डेविड के पास है और वो यूके के अंदर है तो वो बिल्ली कुत्ता तो नहीं बन जाएगी, वो है तो बिल्ली। तो अगर कोई कंपनी यूके के अंदर फॉर्म हुई है तो हम ये कह रहे हैं कि ये है तो कंपनी। हम ये नहीं कह रहे अभी कि वो रेजिडेंट कंपनी है, हम ये नहीं कह रहे। बात समझ आ रही है? अभी तो हम कंपनी के दायरे के अंदर ये बता रहे हैं कि कंपनी कौन है, कंपनी क्या है। तो हमने कहा कि अगर कोई कंपनी यूके में फॉर्म हुई है, अगर कोई कंपनी यूएसए में फॉर्म हुई है, तो वो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से हम भी उसको कंपनी ही कहेंगे। हाँ भाई ये कंपनी ही है, बस ये बात है। तो इससे ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर हम अपनी डेफिनेशन में उसको भी कंपनी कह देंगे। तो भाई कंपनी को कंपनी कहोगे, क्या कहोगे? हम ये नहीं कह रहे कि वो रेजिडेंट है, हम अभी सिर्फ क्या कह रहे हैं? कंपनी है। अभी हम इस डेफिनेशन में सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये कंपनी है, फिर कंपनी रेजिडेंट कब होगी ये अगली बात है। पॉइंट नंबर 5,
अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और अदर सोसाइटी। क्या मतलब हुआ? बहुत सारी मुख्तलिफ सोसाइटीज होती हैं। आपने देखा होगा हाउसिंग सोसाइटीज भी होती है, PCHS, पाकिस्तान एम्प्लॉई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, SMCHS, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इस तरह से DMCHS, दिल्ली मर्केंटाइल हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ सोसाइटीज होती हैं। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है कि उस एरिया को रेगुलेट करना, उसके निज़ाम को देखना, उनकी प्रॉपर्टीज की जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये मकसद होते होंगे। कोई भी फाइनेंस सोसाइटी है, कोई फाइनेंस सोसाइटी बन गई, इसका मतलब फाइनेंस प्रोफेशनल्स को वो हेल्प कर रही होगी। क्या ख्याल है? तो हमने कहा सर ये भी एक लीगल स्ट्रक्चर है। क्या ये कंपनी है? क्या ये कंपनी है? क्या इसके शेयर्स हैं? हमने कहा नहीं भाई, कंपनी शेयर कंपनी थोड़ी है, इसके कोई शेयर्स थोड़ी होते हैं। ये जो सोसाइटीज फॉर्म होती है ना, सोसाइटीज की फॉर्मेशन का अलग से लॉ है। सोसाइटीज फॉर्मेशन एक्ट के नाम से कुछ है, मुझे अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा इसका, लेकिन सोसाइटीज की फॉर्मेशन का एक अलग से लॉ है और ये कंपनी नहीं होती है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कह रहा है कि ये सोसाइटी भी क्या है हमारी नजर में? कंपनी। टैक्स पर्पसेस के लिए क्या है ये हमारे लिए? कंपनी। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, आप कह रहे हो कंपनी है तो कंपनी है। क्या बात समझ आती है? अच्छा, व्हाट अबाउट यूनियंस? यूनियंस देखो, यूनियंस तो ग्रुप ऑफ पीपल, वो कहीं ऐसा नहीं होता कि कहीं रजिस्टर्ड है, वो किसी लॉ के तहत रजिस्टर्ड नहीं होती, ठीक है ना। वो एम्प्लॉय यूनियन अगर एम्प्लॉयमेंट लॉज के तहत एक ग्रुप ऑफ पीपल है टू प्रिजर्व द राइट ऑफ एम्प्लॉइज, तो सोसाइटी की डेफिनेशन में नहीं आता। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अरे सर ये क्या, इस डेफिनेशन ने तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या बना दिया? कंपनी बना दिया। ये क्या ज्यादती हो रही है, ये क्या जुल्म हो रहा है? हमने कहा भाई होगा, ऐसे तो होगा। इसका मतलब ये है कि सर एधी, छिपा और क्या था, सिटीजन फाउंडेशन, JDC, ये सर सारे के सारे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसको भी लॉ ने क्या कह दिया कि क्या है? कंपनी। अरे सर ये डेफिनेशन तो खतरनाक होती जा रही है सर, इसको कोई काबू ही नहीं कर रहा। हमने कहा भाई अभी लॉ बेकाबू हुआ है, पढ़ते जाओ कौन कौन कंपनी है। अगली बात, ट्रस्ट, an entity or body of persons established or constituted by or under any law for the time being in force। अच्छा, ट्रस्ट किसको बोलते हैं? ट्रस्ट फॉर्म होता है, ट्रस्ट भी एक तरह की एंटिटी होती है। देखो मैं कंपनी नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं? एंटिटी, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। ट्रस्ट भी एक तरह का स्ट्रक्चर होता है और आमतौर पर ये ट्रस्ट एक्ट के तहत फॉर्म होता है। इसका भी लॉ है। सर कितने सारे लॉज हैं पाकिस्तान में? बहुत सारे लॉज हैं, सोच है तुम्हारी। हाँ, लागू भी होते हैं, पूरे स्पिरिट के अंदर लागू नहीं हो रहे होते। अच्छा, ट्रस्ट एक्ट के तहत ट्रस्ट फॉर्म होते हैं। ट्रस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? जब आप थोड़े बड़े होंगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट में एक एंटिटी होती है इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह की, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। यस, अल मीज़ान के म्यूचुअल फंड्स का लोगों ने बड़ा नाम सुना होता है, अल मीज़ान म्यूचुअल फंड्स। UBL के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। अल फलाह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड होते क्या हैं? म्यूचुअल फंड बेसिकली होता यह है कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, उसमें लोगों से पैसे लिए जाते हैं। लोगों को कहा जाता है तला भाई आप इसके अंदर जितने पैसे हैं ना, आप हमारे पास इन्वेस्ट करें, हम आपके पैसों को शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और जो भी इनकम आएगी ना आपको इनकम कमा के देंगे। हम बैठे ना, आपको क्या जरूरत है टेंशन लेने की, टोपी लेने की? हमारे पास एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। आप शेयर लोगे पैसे डूब जाएंगे। हमारे पास अल्फला के अंदर तो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, हम जो शेयर लेंगे ना वो डूबेंगे नहीं। अच्छा, और हम जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो तो आसमान पे जाती है। तो ये आपका काम नहीं है कि आप प्रॉपर्टी में खुद से इन्वेस्ट करें और शेयर्स में इन्वेस्ट करें। आप तो स्टूडेंट हैं, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप अपना काम करें, आपके पैसे की जिम्मेदारी हम लेंगे, टेंशन नहीं लें। तो आपने क्या किया? आपने अंडर दिस ट्रस्ट रिलेशनशिप ये पैसे दे दिए। ये ट्रस्ट एक्ट के तहत फॉर्म होता है म्यूचुअल फंड। ये भी कंपनी की तरह ही होता है, ये भी कंपनी की तरह ही होता है, ये भी कंपनी की तरह ही होता है, लेकिन
इसके शेयर्स नहीं होते, इसके होते हैं यूनिट्स। शेयर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन बस कहने का अंदाज मुख्तलिफ है, लॉ मुख्तलिफ है, कुछ कवानीन मुख्तलिफ है। होता स्ट्रक्चर कंपनी की तरह ही है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों से पैसे लेते हैं और लोगों को यूनिट्स देते हैं। जिस तरह कंपनी में लोगों से पैसे लेके उनको शेयर्स दिए जाते थे ना, यहाँ पर लोगों से पैसे लेके उनको क्या दिए जाएंगे, यूनिट दिए जाएंगे। फिर उन यूनिट्स को इन्वेस्ट करके उन पैसों को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। जब वो पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, अच्छा ये बताया जाएगा कि हम आपके पैसों को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स में कर रहे हैं, मनी मार्केट में कर रहे हैं, शेयर मार्केट में कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर वो आपको हर क्वार्टर पे प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे कि देखो हमने आपके पैसे यहाँ इन्वेस्ट किए थे, 100 लोगों के पैसे थे 10 करोड़ रुपए, ये हमने यहाँ इन्वेस्ट किए थे, देखो यहाँ से इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ गई तो आपको इतना प्रॉफिट दे रहे हैं, आपको इतना रिटर्न दे रहे हैं। और अगर रिटर्न नहीं भी देंगे तो इस यूनिट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इस यूनिट की क्या बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। लॉस भी होता है, लॉस भी होता है, लॉस इन्वेस्टर बेयर करता है। ये जो स्टॉक मार्केट डूबी थी, सारे म्यूचुअल फंड नेगेटिव में तो चले गए थे, सब सर पे हाथ रख के रो रहे थे। लेकिन यूनिट्स तो प्रोडक्ट्स के होते हैं ना। यूनिट्स, ये यूनिट्स इन्वेस्टमेंट के शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, सही है। ये शेयर्स की तरह ही होते हैं, यूं समझो ये क्या होते हैं, शेयर्स की तरह ही होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर भी कंपनी की तरह ही होता है, लेकिन इसके कुछ कायदे कानून मुख्तलिफ होते हैं। और इसके शेयर्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। इसके शेयर्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। इसको भी आप पढ़ते हैं सीए फाइनल के अंदर जाकर, एफएफआर में म्यूचुअल फंड्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, उसके डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, ये आता है सीए फाइनल के अंदर, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स का डिस्कशन आपके पास एज सच आ नहीं रहा होगा सीए इंटर के अंदर, लेकिन चूंकि कंपनी की डेफिनेशन का पार्ट है तो बस मैंने मुख्तसर सी बात कर दी ताकि एक आपको पता लग जाए कि ये भी कंपनी की तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसमें शेयर्स नहीं होते बल्कि यूनिट्स होते हैं, सही है। पॉइंट नंबर 8 पे आओ। अ फॉरेन एसोसिएशन whether incorporated or not, which the board has by general or special order declared to be a company for the purposes of this ordinance। इसका क्या मतलब हुआ? अब ये भी थोड़ी सी टेक्निकल बात है, सुनना जरा। यूके के अंदर कंपनी ए है, कंपनी ए। अब यूके के अंदर ये कंपनी थी, कंपनी ए। इसने कहा अब हम पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस को शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को शुरू करते हैं। हमने कहा मोस्ट वेलकम, पाकिस्तान तो वैसे ही बाहर की इमदाद के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भूखा नंगा बैठा हुआ है, आ जाओ भाई आ जाओ। तो इस कंपनी ए ने सोचा अब हम करते हैं पाकिस्तान में अपना काम शुरू। तो हमने कहा बिल्कुल यू आर वेलकम, आप एक काम करें, आप पाकिस्तान में भी एक कंपनी बना लें। तो इस कंपनी ए ने कहा यार अगर मैं पाकिस्तान में कंपनी बनाऊंगा ना तो मुझ पर टैक्स रेट लगेगा 29% का। कितना का लगेगा? 29% का। तो मैं जुगाड़ करता हूं। भाई तू क्या जुगाड़ करेगा? तो उसने कहा मैं कंपनी नहीं बनाता, मैं पाकिस्तान के अंदर तो मुझे बिजनेस ही करना है ना, तो मैं यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म खोल लेता हूँ। क्या खोल लेता हूँ? सब्सिडी नहीं, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप खोल लेता हूँ ना। कंपनी से भी बिजनेस ही होगा, पार्टनरशिप से भी क्या होगा? बिजनेस ही होगा। उस पर टैक्स रेट कम लगेगा। उसने बोला, सोचा उसने कि पाकिस्तान के अंदर मैं खोल लेता हूं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के ऊपर टैक्स रेट क्या लगेगा? अज्यूम कर लो 15% का लगेगा, अज्यूम करो, कम लगेगा, कम ही लगता है। अच्छा, तो टैक्स वाले को पता चल गया, टैक्स वाले को ये टोपी ड्रामा पता चल गया, टैक्स वाले को पता चल गया कि ये जो पार्टनरशिप बनाई है इसके पीछे इस कंपनी का हाथ है, जो यूके में क्या है? कंपनी। या यूके के अंदर दो कंपनीज हैं, कंपनी ए, कंपनी बी। ये दोनों सब्सिडरी कंपनी हैं, दोनों क्या हैं? अब्बा और बेटा कंपनी है। और कंपनी ए को पाकिस्तान के अंदर बिजनेस शुरू करना है। अब एक तरीका तो ये था कि ये कंपनी ए यहाँ पर एक कंपनी खोल लेती और बिजनेस शुरू कर लेती, लेकिन इसको पता लगा कि कंपनी के ऊपर टैक्स रेट तो क्या है? ज्यादा है। इसने अपनी बेटा कंपनी को बोला कि हम पाकिस्तान के अंदर एक क्या खोल लेते हैं? पार्टनरशिप खोल लेते हैं। पार्टनरशिप खोल के हम अपना काम शुरू करते हैं पाकिस्तान के अंदर। पार्टनरशिप के ऊपर रेट लगेगा कम।
तो टैक्स वाले ने बोला रुक जाओ, टोपी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, टोपी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर ऐसी बात लिख दी है कि अगर तुमने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो ये भी कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगी। अब पढ़ते हैं। अ फॉरेन एसोसिएशन, अ फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो इनकॉर्पोरेट करे या ना करे, क्योंकि देखो इसने कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं की थी ना, इसने यहाँ पे क्या खोल ली थी, पार्टनरशिप, लेकिन है तो ये फॉरेन एसोसिएशन, है तो ये फॉरेन एसोसिएशन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, which the board has by general or special order declared to be a company for the purposes of this ordinance, which the board has by general or special order, जिसको FBR ने किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के तहत कंपनी डिक्लेयर कर दिया हो, वो फिर पार्टनरशिप नहीं रहेगी, वो कोई फॉरेन एसोसिएशन नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, कंपनी बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, कंपनी बन जाएगी। और आखिरी पॉइंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी हमने बोला तू भी कंपनी, और पाकिस्तान की जो लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं सिटी गवर्नमेंट होती है, हमने कहा ये भी कंपनी। तो हमने कहा सर ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, आपने तो हर किसी को कंपनी बोल दिया, तू भी कंपनी, मैं भी कंपनी, हम सब कंपनी, क्या मतलब इसका सर? अच्छा, कंपनी ही कंपनी। अच्छा, तो एक तो ये कि डेफिनेशन हमारे सामने आ गई, कंपनी किसको बोल रहे हैं। हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना कंपनी की टैक्सेशन हमारे कोर्स का पार्ट है। सिर्फ पूरे कोर्स के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे कोर्स का पार्ट है। एक जगह स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आएगी, वो पढ़नी होगी हमको, और बस टैक्स रेट ध्यान में रखना है, और कुछ हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन सर फिर भी ये तो बताएं कि ये क्या वजह हुई कि कंपनी की डेफिनेशन के अंदर इसने इतने सारे चुटकुलों को इन्वॉल्व कर दिया, इतने सारे चीजों को इन्वॉल्व कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? मैंने कहा अब इसकी वजह सुन लो क्यों कर दिया। जिसको कंपनी की डेफिनेशन में इन्वॉल्व कर दिया, इसका मतलब कि अब जो भी वो इनकम कमाएंगे उस पे टैक्स रेट कौन सा लगेगा, कंपनी वाला लगेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जिसको भी इन्होंने कंपनी की लिस्ट में डाल दिया, इसका मतलब कि उस पर टैक्स रेट कौन सा लगेगा, कंपनी वाला टैक्स रेट लगेगा। इसका मतलब आपके पास जो टैक्स रेट में पहले पेज पे टैक्स रेट दिए हुए वो नहीं लगेंगे। कौन सा रेट लगेगा, कंपनी वाला रेट लगेगा। और कंपनी वाला रेट कौन सा होता है, 29%। कंपनी वाला रेट कौन सा होता है, 29%। तो सर सब पर कंपनी वाला रेट लगेगा, ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। सर इसके अंदर तो बेचारा एदी फाउंडेशन भी था, इसके अंदर तो बेचारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ICAP इज आल्सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पता है ना आपको ये बात? ICAP इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भाई ICAP नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है भाई। ICAP ने तो कभी नहीं कमाया। सर ये इतनी बड़ी ज्यादा फीसें क्यों लेते हैं हमसे? खैर देखो, हम आम तौर पर जो है ना बहैसियत कौम हर चीज को क्रिटिसाइज करने के बहुत आदी होते हैं। हर चीज को क्रिटिसाइज करना, हम ICAP की एग्जाम की फीस देते हैं तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, इतनी फीस। ये देखें, ये तो मतलब ये तो ICAP समझता है हमारे पास तो कानून का खजाना है। तो हम आपको ये कहेंगे कि बेटा फिर आप कंपेयर कर लो कि जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है उनकी फीस क्या है, उनके पेपर की फीस क्या है। आप फिर जरा ACCA की पेपर की फीस तो देख लो ना, तो आपको पता लग जाएगा। आप ACCA की फीस चेक कर लो। फिर आप जो फंडामेंटल स्किल्स के जो पेपर हैं उसकी फीस है कोई 14-15 हज़ार एक पेपर की, और जो प्रोफेशनल के पेपर हैं उनकी फीस 35-40 हज़ार तक भी जाती है, जो प्रोफेशनल के पेपर हैं। ठीक है, SBL का पेपर, SBR का पेपर, उसकी 35-40 हज़ार एक पेपर की फीस जाती है। और यहाँ पर तुम 4 पेपर की फीस कितनी देते हो? 20 हज़ार कहाँ से हो गई? क्या हो गया? 20 हज़ार 4 पेपर की फीस कहाँ से हो गई यार? नहीं, एनुअल सब्सक्रिप्शन को हटा दो बेटा।
मैं पेपर फीस पूछ रहा हूँ। 4,500 एक पेपर की है, लेकिन 2 देते हैं तो कुछ कम होती है। खैर मेरे हिसाब से 3 पेपर की फीस कोई 10-12 हजार से ज्यादा नहीं होती है मेरे हिसाब से। हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन पुरानी हो, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 3 पेपर की फीस शायद 12,000 के आसपास होगी, 13,500, चलो करीब करीब ही पहुंचा मैं। ठीक है। दूसरी बात, जब कभी कहा जाता है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बहस नहीं करूंगा, क्योंकि टैक्स क्रेडिट में आने वाला है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र आने वाला है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो इनकम जनरेट नहीं करती, ये मतलब नहीं होता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस जनरेट करती है, लेकिन वो सरप्लस उसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए री इन्वेस्ट हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर अगर आईकैप ने फीस आप लोगों से ली या हमसे मेंबरशिप फीस ली, अब हमसे मेंबरशिप फीस ले रहे हैं तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? आईकैप आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सिटीज के अंदर कैंपसेस बना रहा है, लाइब्रेरीज बना रहा है, मेंबर्स की फैसिलिटीज का पूरा एरिया बनाया है, मेंबर्स की फैसिलिटीज का बहुत जबरदस्त एरिया बनाया है, वहां पे मेंबर्स के लिए वर्किंग डेस्क बनाया है, मेंबर्स के लिए लाउंज बनाया है, स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी बनाई है। बात समझ आ रही है? जो इंटरनेशनल कमिटीज के अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है, उनके विजिट्स होते हैं ताकि आईकैप की जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज की जा सके। वो सारे के सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। ये पैसे कोई आईकैप का मेंबर घर नहीं ले जाता। क्या बात समझ आती है? ये सारे के सारे पैसे आईकैप के ऑब्जेक्टिव में री इन्वेस्ट होते हैं। क्या ये बातें समझ आती हैं? हाँ, वहां के जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरीज मिलती हैं, लेकिन वो आईकैप के लिए काम करते हैं ना। ठीक है। तो जो एधी है, छिपा है, क्या साल के आखिर में उनका सरप्लस नहीं आता होगा? आता होगा, कुछ बच भी जाता होगा, लेकिन वो अगले साल वापस से किसमें इन्वेस्ट हो जाता है? लोगों की फलाह बहबूद के लिए। बोलो बेटा। उसके अंदर इंटेंशन मैटर करती है। मतलब कोई वैसी कंपनी नहीं दोबारा पार्टनरशिप फर्म दोबारा विदाउट एनी इंटेंशन के टैक्स कम हो जाएगी। नहीं, तो बेसिकली देखो वहां पर तो एक कंपनी है ना, इंटेंशन मैटर करती है, लेकिन फिर वो रीजन देगा ना कैसा क्यों किया मैंने, ऐसा तो मनी लॉन्ड्रिंग भी हो जाती है। क्यों किया? क्योंकि देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आती हैं ना वो ज्यादा लॉ अबाइडिंग होती हैं। वो तो चाहती हैं कि हम सिक्योर रहें, हम सेफ रहें। तो सेफ स्ट्रक्चर इज अ कंपनी until and unless they have a reason to explain। बोर्ड के पास ये पावर है। हम नहीं कह रहे कि हर चीज को देखो सुनो ना, देखो लिखा हुआ क्या है, सुनो जरा। हमने ये नहीं कहा कि हर केस के अंदर ये कंपनी हो जाएगी। बड़ी गौर से सुना नहीं है तुमने मेरी बात को। हमने कहा है कि बोर्ड जिसको बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर कंपनी डिक्लेयर कर दे वो कंपनी हो जाएगी। बात समझ आती है? यानी कि अगर इसको कंपनी डिक्लेयर करना है तो बोर्ड को ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि भाई ये पार्टनरशिप एबीसी इज अ कंपनी। कोई रीजन होगा ना डिक्लेयर करने का। ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल जी बेटा। जैसे पार्टनरशिप वगैरह एफबीआई की कंपनी डिक्लेयर कर दी तो ये खाली एफबीआई की कंपनी होगी या वो कहते हैं क्या उसका स्टेटस है? एफबीआर की नजर में कंपनी होगी, टैक्स पर्पसेस के लिए कंपनी होगी। लेकिन वो पार्टनरशिप हाँ चलती रहे। सर इसके अंदर एग्जांपल फर्ग्यूसन की आएगी। क्यों फर्ग्यूसन की आएगी भाई? फर्ग्यूसन तो पार्टनर है क्योंकि उसकी तो क्या कहते हैं पार्टनरशिप फर्म है भाई, पार्टनरशिप कंपनी नहीं है। अच्छा भाई, अच्छा एक तो मैंने ये बताया कि जिसको भी कंपनी की डेफिनेशन में डाला गया है उस पर टैक्स रेट क्या लगेगा, लेकिन सर ये ज्यादती की बात नहीं है। आपने तो इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी डाल दिया, आपने तो इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी डाल दिया, तो क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे भी आप 29% का टैक्स लगाएंगे? शर्म और गैरत खत्म हो गई क्या एफबीआर के अंदर से? हमने कहा नहीं, आप ज्यादा टेंशन ना लें, आगे एक और सेक्शन आएगा जिसके अंदर ये भी कहा जाएगा कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इनकम का जो टैक्स है वो माफ कर दिया हमने। यानी कि डेफिनेशन में डाला, पहले डेफिनेशन में डाल के कंपनी बनाया तो इसका मतलब कि उस पर टैक्स रेट क्या लगेगा, 29%। लेकिन एक सेक्शन आएगा 100C, उस सेक्शन में कहा जाएगा कि जो टैक्स लगेगा उसका पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, पूरा माफ हो जाएगा। हमने कहा जबरदस्त हो गया। अब जैसे ये लिखा हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स देगी?
तो आगे कोई सेक्शन ऐसा होगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं देगी। बात समझ आई? तो सर फिर ये टोपी ड्रामा क्यों किया? फिर इस डेफिनेशन में डालने का मकसद क्या है? हमने कहा एक मकसद तो ये होता है कि टैक्स लगाना, 29% का टैक्स लगाना। फिर हमने जिसको उस टैक्स से आजादी देनी है, हम बाद में दूसरे सेक्शन में आजादी देंगे। दूसरा मकसद होता है कि इस डेफिनेशन में डालने का कि उस पर जिम्मेदारियां आयद करना। क्या आयद करना? जिम्मेदारियां आयद करना। यानी टैक्स वाला कहेगा कि जिसको मैंने कंपनी की डेफिनेशन में डाला है उस पर ये जिम्मेदारियां भी हैं, तो आपको ये जिम्मेदारियां भी फुलफिल करना पड़ेगी। एक एग्जांपल देता हूं छोटी सी। अगर एधी है, एधी फाउंडेशन है, अगर एधी फाउंडेशन है तो क्या एधी फाउंडेशन के अंदर कोई एधी फाउंडेशन का एम्प्लॉय होगा? बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय ऐसा हो जिसकी महीने की सैलरी लाख रुपए हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, महीने की सैलरी लाख रुपए हो। अच्छा, तो अब एधी फाउंडेशन उसको जब सैलरी देगी तो क्या उसका टैक्स काट के देगी? बिल्कुल। ये एधी फाउंडेशन पे जिम्मेदारी है कि जब भी वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे, जो भी उसका टैक्स बनता है वो विदहोल्ड करके किधर जमा कराए? एफबीआर को जमा कराए। अगर उसने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी ना की तो फिर हो सकता है कि उसको टैक्स की छूट भी ना मिले। यानी कि इसका मतलब कि सर जो कंपनी की डेफिनेशन में आता है उस पर विदहोल्डिंग की जिम्मेदारी भी आ जाती है। हमने कहा जी बिल्कुल, उस पर विदहोल्डिंग की जिम्मेदारी भी आ जाती है। यानी अब वो जो भी पेमेंट कर रहा है, जिसको भी पेमेंट कर रहा है, लॉ के हिसाब से अब जो भी टैक्स बनता है वो उसको विदहोल्ड करना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई, जिम्मेदारी एडिशनल हो गई उसकी। क्या बात समझ आती है? तो कंपनी की डेफिनेशन में डालने का मतलब ये भी है कि उसकी जिम्मेदारी का बढ़ जाना। तो बस हमने कंपनी की डेफिनेशन का तस्करा कर लिया। अब बोलो बेटा। टैक्स किसका विदहोल्ड किया है? एम्प्लॉय का विदहोल्ड किया है ना, तो टैक्स एम्प्लॉय का माफ है, एम्प्लॉय के नाम से जाएगा ना बच्चा। वो तो मैं बात सारी कर चुका ना, और कोई सवाल तो नहीं है? तो हमने कहा कंपनी की डेफिनेशन पर हमने काफी बात कर ली, इसको टेंशन नहीं लेनी कंपनी की डेफिनेशन की, क्योंकि कंपनी की ना तो टैक्सेशन हमारे कोर्स का पार्ट है, ना कंपनी को डिस्कस करना अभी हमारा मकसद है, क्योंकि कंपनी को आप जानते ही नहीं है। कंपनी लॉ आप पढ़ेंगे कैफ 7 के अंदर। तो सर फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? आपके लिए हुक्म ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए डेफिनेशन कि कंपनी की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। मेन कौन है? मेन वही है सबसे पहला वाला, कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017। हमारे पास एग्जाम के अंदर कंपनी के नाम से कंपनी आएगी, बोलेगा भाई ABC प्राइवेट लिमिटेड, हम कैसे पहचानेंगे? उसके आगे लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये हम कंपनी पहचान लेंगे। एक तो याद करना है आपने डेफिनेशन को, और जहन में ये रखना है कि जो कंपनी की डेफिनेशन में आता है उसकी जिम्मेदारियां कुछ एक्स्ट्रा होती हैं और उन पे रेट क्या लगता है? 29%। दैट्स इट। बात समझ आ गई? अच्छा, अब सर हमने ये तो पढ़ लिया कि कंपनी कौन होती है। बोलो बेटा। 5वां पॉइंट कोऑपरेटिव वाला समझ नहीं आया? इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी है, और कुछ लिखा हुआ नहीं इसके अंदर। इसमें क्या लिखा हुआ है? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कंपनी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैंने आपको मिसाल दी थी, PECHS, पाकिस्तान एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सोसाइटी किसको बोलते हैं? सोसाइटी कहते हैं कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे कि होता है ना कि वुमेन राइट्स की एक सोसाइटी बन गई। अब वो वुमेन राइट्स की सोसाइटी क्या होती है? वो वुमेन राइट्स की सोसाइटी ये होती है 4, 5, 8, 10 खतरनाक सी खवातीन मिलके ग्रुप बनाएंगी, वो उसको किसी सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर करवा लेंगी, और फिर वो डोनेशन भी लेंगी और वो फंडिंग भी लेंगी और वो सर्विसेज भी देंगी। अच्छा, ये किस तरह की सर्विसेज होती हैं? अब जो भी सोसाइटी फॉर्म होती है ना, उसका एक चार्टर होता होगा, उसके चार्टर में लिखा होता होगा कि ये सोसाइटी फॉर्म हुई है, इस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है। मिसाल के तौर पर फाइनेंस प्रोफेशनल्स की एक सोसाइटी फॉर्म हो गई, मैंने, आपने और 2-4 लोगों ने मिलकर एक फाइनेंस प्रोफेशनल्स की सोसाइटी बना ली।
और सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर करा लिया। और हमने कहा कि हमारी सोसाइटी का मकसद ये है कि जो भी फाइनेंस प्रोफेशनल में लोग आएंगे ना, हम उनको गाइड करेंगे कि तूने सीए में नहीं आना, और उनको उनकी गाइडेंस के हम उनसे पैसे लेंगे। तो इनकम कमाओगे, सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर करवाओगे, डेफिनेशन के हिसाब से क्या बन जाएगी ये कंपनी। और कोई बात है क्या बेटा? दिल्ली मर्केंटाइल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, DMCHS। तो सोसाइटी रजिस्टर हुई होगी तभी तो नाम पड़ा है ना, मैंने तो नहीं रखा ना नाम, मैं तो नाम बोल रहा हूँ जो रजिस्टर्ड नाम है। वो सोसाइटी कहीं रजिस्टर हुई होगी तो ही नाम पड़ा ना उसका। PCHS मैंने तो नहीं रखा, मेरे तो पैदा होने से पहले की है। PCHS नाम है, जब नाम है पाकिस्तान एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो कोई सोसाइटी होगी ना। तो बस इसका पर्पस किसका? मेरे बच्चे, मैंने बताया था ना, उसका पर्पस ये होता है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वो हो सकता है PCHS में जितनी भी जमीनें हो उनका रिकॉर्ड रखना, पूरे PCHS का मैप बनाना, किसी को PCHS में प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना। तो मकसद नहीं हो सकता ये, ठीक है? बस और ज्यादा टेंशन ना लो, कंपनी की डेफिनेशन को याद कर लो, जितना समझाया वो जरूरत से ज्यादा समझा दिया मैंने, आपको जरूरत से कम याद रखना है। जो याद रखने की बात है वो अब आ रही है, जो याद रखने की बात है वो अब आ रही है। आ जाओ बेटा। सर कंपनी क्या होती है हमें पता चल गया। अगली बात, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस, कंपनी कब रेजिडेंट है और कंपनी कब नॉन रेजिडेंट है। जिस तरह हमने सबसे पहले ये पता लगाया था इंडिविजुअल कब रेजिडेंट है और इंडिविजुअल कब नॉन रेजिडेंट है। हमने कहा इंडिविजुअल 182 दिन पाकिस्तान में फिजिकली प्रेजेंट है, नॉन रेजिडेंट है। 183 या उससे ज्यादा दिन पाकिस्तान में प्रेजेंट है तो रेजिडेंट है। हमने कहा सर आपने ये तो बता दिया कि कंपनी क्या होती है, इसमें आपने ये भी बोला कि जो यूके की कंपनी है वो भी कंपनी है, जो यूएस की कंपनी है वो भी कंपनी है, जो कतर की कंपनी है वो भी कंपनी है। आपने तो डेफिनेशन में ये बोला कि जो फॉरेन कंपनी है वो भी क्या है, कंपनी है। लेकिन कंपनी रेजिडेंट कब होगी, कंपनी रेजिडेंट कब होगी? आप ये तो नहीं कह सकते ना कि यूके की कंपनी है, यूनिलीवर यूके कंपनी है, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से कंपनी है, इसलिए यूनिलीवर यूके को फोन कर दिया, भैया चूंकि आप हमारी डेफिनेशन के हिसाब से कंपनी है इसलिए हमें टैक्स भिजवा दीजिएगा। यूनिलीवर यूके बोलेगा भाई आप कौन? एफबीआई का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, आइंदा कॉल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से हम कंपनी है तो आपको टैक्स दे देंगे। हमें तो पूरी दुनिया कंपनी मानती है तो क्या हम पूरी दुनिया को टैक्स देंगे? इसका मतलब कि सर डेफिनेशन में किसी को डाल देने से टैक्स नहीं हो जाएगा, उस डेफिनेशन में डाल देने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि उसने पाकिस्तान में इनकम कमाई है या नहीं कमाई। तो सर कोई कंपनी है वो रेजिडेंट कब बनेगी? हमने कहा अगर कोई कंपनी है तो वो रेजिडेंट पता है कब बनेगी? जब उसका मैनेजमेंट, उस कंपनी की मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स होली इन पाकिस्तान हो। सॉरी, दो क्राइटेरिया रेजिडेंट के दो क्राइटेरिया, ये दूसरा क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। पहला क्राइटेरिया ये है कंपनी के रेजिडेंट होने के लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि कंपनी पाकिस्तान में पैदा हुई हो। पहला क्राइटेरिया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंपनी फॉर्म कहां हुई हो, पैदा कहां हुई हो, पाकिस्तान में। अगर कोई कंपनी पैदा पाकिस्तान में हुई है तो वो बाय बर्थ रेजिडेंट है, हमेशा के लिए रेजिडेंट है। आसान हो गया। ऐसा क्राइटेरिया इंडिविजुअल के लिए नहीं था कि अगर मुनीर साहब पाकिस्तान में पैदा हो गए तो हर साल रेजिडेंट होंगे, ऐसा इंडिविजुअल के लिए नहीं था।
लेकिन कंपनी के लिए क्या है? अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में फॉर्म हो गई, पैदा हो गई, अब वो रेजिडेंट हो गई, हमेशा के लिए रेजिडेंट हो गई। क्या बात समझ आती है? क्या ये सबको बात समझ आती है? Yes. अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में फॉर्म हो गई तो अब वो रेजिडेंट हो गई। अब दिन विन गिनने का क्राइटेरिया कंपनी के केस में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है बात? लेट मी कंप्लीट। तो इसका मतलब ये है सर कि कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान में पैदा हो गई, इसका मतलब ये है कि एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड, क्या ये पाकिस्तान में पैदा हुई है? जी, पाकिस्तान में पैदा हुई है। तो ये रेजिडेंट कंपनी हो गई। यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, अच्छा ये यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड वो कंपनी है जो पाकिस्तान में क्या हुई है? पैदा हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये रेजिडेंट कंपनी है। ये क्या है? रेजिडेंट कंपनी है। कोई और एग्जांपल दें सर? अभी देते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड कहां पैदा हुई है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड का कंपनी कहां फॉर्म हुई है? पाकिस्तान में फॉर्म हुई है। किस लॉ के तहत फॉर्म हुई है? पाकिस्तान के कंपनीज एक्ट के तहत फॉर्म हुई है। तो ये क्या है? रेजिडेंट। के इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी कहां पैदा हुई है? पाकिस्तान में पैदा हुई है। तो ये क्या है? रेजिडेंट। सर अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई, उसके बारे में क्या हुक्म है? कंपनी तो हमने उसको डिक्लेयर कर दिया था। इतनी तो हिम्मत हमारी हो गई थी कि हमने ये कह दिया था कि ये भी क्या है? कंपनी है। क्या रेजिडेंट भी कह दें? हमने कहा ये इतना आसान नहीं है। बिल्ली को तुम बिल्ली तो कह सकते हो, यूके के अंदर भी एक बिल्ली चल रही है, वो बिल्ली है, ये तो आप कह सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि सर ये पाकिस्तानी बिल्ली है। क्या ख्याल है? या उसको आप उठा के पाकिस्तान नहीं ला सकते, इतना आपका उसके ऊपर इख्तियार नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सर अगर ब्रिटिश पेट्रोलियम ये कहां की कंपनी होगी? ये यूके की कंपनी होगी ना। ये कहां की कंपनी होगी? यूके की कंपनी होगी, ब्रिटिश पेट्रोलियम लिमिटेड। सर क्या ये कंपनी रेजिडेंट है? टेस्ट नंबर 1, पहला टेस्ट, क्या ये कंपनी पाकिस्तान में पैदा हुई है? पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई है। टेस्ट नंबर 1 तो फेल हो गया। टेस्ट नंबर 2, क्या इसकी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स, क्या इसकी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स, क्या इसकी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स होली इन पाकिस्तान है? होली इन पाकिस्तान है, होली इन पाकिस्तान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, इसके 2-3 मतलब होते हैं। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि कंपनी तो बाहर पैदा हुई है, लेकिन इसकी सारी एक्टिविटीज कहां से चल रही हैं? पाकिस्तान से चल रही हैं। कंपनी तो बाहर पैदा हुई है, लेकिन इसकी सारी एक्टिविटीज कहां से चल रही हैं? पाकिस्तान से चल रही है। सर ये कैसे पता लगेगा आपको? ये आपको कौन बताएगा? क्या ये कंपनी फोन करके बताएगी कि टैक्स वाले भैया जरा बात सुनना, हमारी सारी एक्टिविटीज पाकिस्तान से चल रही हैं, इसलिए हम आपको टैक्स कल से देंगे पाकिस्तान में? ये कैसे पता चलेगा सर? हमने कहा ये ऐसे पता लगेगा, आमतौर पर अगर इस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स पाकिस्तान में ही रहते हैं, तो इसका मतलब कि ये कंपनी कहां से चल रही है? पाकिस्तान से चल रही है तो बाहर, पैदा तो बाहर हुई है, लेकिन इसके सारे डायरेक्टर्स, एक लांडी में रहता है, एक कोरंगी में रहता है, एक साइट में रहता है और एक पीसीएचएस में रहता है, और डायरेक्टर्स यहीं पे बैठे हुए सर, और रोज सारी एक्टिविटीज वो यहीं से मॉनिटर कर रहे होते हैं, यहीं पे सारी मीटिंग कर रहे होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सारी मीटिंग्स भी कहां हो रही हैं? क्योंकि कंपनी तो यूके में बनी है और हैं सारे गोरे, मिस्टर डेविड और भी सारे गोरे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि सर अब यूके से हमारा दिल भर गया है, पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, तो हम पाकिस्तान में रहकर अपनी कंपनी को ऑपरेट करेंगे और सारी मीटिंग्स जितनी भी हैं वो हम कहाँ करेंगे?
वो हम हुंजा में कर लेंगे। अगर एक बीओडी की मीटिंग सवात में हो जाए तो क्या ख्याल है? ठीक है, ऐसे खूबसूरत इलाके हैं तो हम वहां बैठ के बीओडी की मीटिंग कर लेंगे, हम वहां बैठ के सारी डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। हम यहाँ पाकिस्तान से पूरी कंपनी के ऑपरेशंस को और अफेयर्स को रन कर लेंगे। अगर तो तुम ऐसा कर लोगे कि अपनी पूरी कंपनी को कहां से रन कर लो, पाकिस्तान से रन कर लो, तो आम तौर पर इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि इस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स कहां हैं? पाकिस्तान में मौजूद हैं। या अगर सारे डायरेक्टर्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं तो सारे डायरेक्टर्स बीओडी की मीटिंग करने कहां पे आ जाते हैं? पाकिस्तान में आ जाते हैं। कंपनी को कौन चलाता है? डायरेक्टर्स चलाते हैं ना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है ना हर महीने, हर क्वार्टर, क्या ख्याल है? होती है ना। बड़े बड़े बाबे जो कंपनी को चला रहे होते हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं, क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं। तो हमने कहा सर अगर वो मीटिंग्स हर क्वार्टर में, हर मंथ में वो पाकिस्तान में आके वो मीटिंग करते हैं तो इसका मतलब कि इससे ये जाहिर होता है कि उनका मैनेजमेंट और कंट्रोल कहां से चल रहा है? डोर कहां से चल रही है? पाकिस्तान से चल रही है। तो हमने कहा अगर ऐसा कोई सीन पार्ट है कि कंपनी तो बाहर पैदा हुई है, कंपनी तो बाहर पैदा हुई है, लेकिन इसको चलाने वाले जो लोग हैं उनको पाकिस्तान बहुत पसंद है। वो कहते हैं कंपनी तो भले यूके यूएस में हो लेकिन हमारा लगाव तो पाकिस्तान से है, तो हम चलाएंगे कंपनी पाकिस्तान से। अगर ऐसा कोई सीन है तो फिर ये कंपनी भी कहाँ रेजिडेंट हो जाएगी? रेजिडेंट। ये कंपनी भी रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। ये कंपनी भी क्या कहलाएगी? रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। तो मुझे जरा प्रैक्टिकली बताओगे क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है कि यूएस में वॉलमार्ट के सारे डायरेक्टर्स पाकिस्तान आ जाएं? हमने कहा क्रिकेट टीम को पाकिस्तान लाने में तो हमने दुनिया जहां के पापड़ बेल लिए, तब जाके तो एक क्रिकेट की टीम पाकिस्तान में आई, और वो भी ऐसे आई कि उसको प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है। जिधर उसका मैच होता है वहां से दूर दूर तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इलाके के जो मकीन होते हैं उनको कैद कर देते हैं, बोले भाई घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही मरो। तो हमने कहा सर क्रिकेट टीम के लाने के ऊपर तो ये बवाल है, तो आप ये क्या बातें कर रहे हैं कि यूके की कंपनी और उसके सारे डायरेक्टर्स यहाँ पे आके कंपनी रन करेंगे? हमने कहा सर ये तो ख्यालों में होता है, ख्वाबों में होता है, ये तो खान साहब के वादे थे जिनका रियलिटी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो हमने कहा रियलिटी से ताल्लुक हो या ना हो, एग्जाम से जरूर ताल्लुक है। अगर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ने कह दिया कि वॉलमार्ट लिमिटेड इज अ यूएसए कंपनी but the management and affairs of Walmart is being run and governed from Pakistan by its directors and all meeting of directors are held in Pakistan, तो क्या वो रेजिडेंट होगी? आंसर इज यस, वो रेजिडेंट होगी। बोलो बेटा। उस पर अभी कोई बात मैंने नहीं करी, मैंने सिर्फ एक हिंट दी थी, आगे उस पर बात होगी। अच्छा एक और बात सुनना जरा, एक और बात सुनना। तो सर क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है? क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है कि बाहर कंपनी पैदा हुई हो और वो पाकिस्तान में रेजिडेंट हो? होता है सर। क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं है? 99.999% ऐसा नहीं होता। 99.99% ऐसा नहीं होता। 0.0001% केस में ऐसा होता है, और वो 0.001% केस क्या होता है ये अगली क्लास में बात करेंगे फ्राइडे वाले दिन। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अ लॉट। मुझे और सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।